यस मैम, मैसेज आ गया। अच्छा ठीक है। चलो, बिल सब एक्सचेंज कर रहे थे जो कि आज कंप्लीट हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन एक दो बाकी है, और एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स। लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन नंबर 3 का जस्ट पॉइंट 1 हम लोगों ने किया था, इसी को ही कंटिन्यू करेंगे पहले। इसमें पॉइंट 2, 3 और 4 ये सब बाकी था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट 2, तो इसमें क्या बोला है देखते हैं। इसमें बोला है कि जेम्स ओज डॉन 3,200, ही सेंड्स डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ राल्फ फॉर 3,160 फुल इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बोला है कि 3 लोग हैं। ये पूरा जो क्वेश्चन है, इसमें जर्नल एंट्री करना है इन द बुक्स ऑफ डॉन, ठीक है। डॉन के बुक्स में हमें जर्नल एंट्री करने के लिए बोला है। अब यहाँ पर 3 लोग हैं, जेम्स है, डॉन है और राल्फ है। तो हम ये 3 लोग बना लेते हैं पहले। यहाँ पे जेम्स, डॉन और राल्फ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर उधार दिया गया है, जेम्स ओज डॉन 3,200। तो जेम्स ने डॉन को 3,200 रुपीज उधार दिया है। ओज का मतलब उधार, तो जेम्स ने डॉन को पैसा दिया है, कितना? 3,200 उधार पे दिया है। अच्छा, फिर देखते हैं क्या बोला है कि ही सेंड्स, अब ही मतलब जेम्स हो गया, उसने डॉन का ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ राल्फ। तो जेम्स इन्होंने क्या किया है, राल्फ को डॉन का एक्सेप्टेंस जो है सेंड किया है, यहाँ पर बोला है डॉन का ओन एक्सेप्टेंस। तो डॉन का ओन एक्सेप्टेंस का मतलब हो गया, इसका मतलब डॉन के पास एक बीपी है, क्योंकि एक्सेप्टेंस का मतलब है जिसके पास बीपी होता है उसके नाम से बोलते हैं एक्सेप्टेंस। तो डॉन के पास एक बीपी है। तो डॉन के पास अगर बीपी है तो उसका ड्रॉ भी तो कोई किया होगा, बिल्स पेबल उसके पास है, तो उसके अगेंस्ट का बीआर किसके पास होगा? बोल रहा है कि डॉन का एक्सेप्टेंस जेम्स ने राल्फ को दे दिया, तो इसका मतलब जेम्स ने उसके ऊपर बिल्स ड्रॉ किया होगा, ठीक है। और वो बिल उठा के उसने राल्फ को दे दिया है। और देखो, ये तो नॉर्मल सा बात है कि बिल ड्रॉ जेम्स करेगा, क्योंकि उसने पैसा उधार दिया है डॉन को, ठीक है। तो इसका मतलब उसको डॉन से पैसा मिलने वाला था, तो डॉन ने बोला बाद में दे देंगे, तो इस वजह से शायद जेम्स ने डॉन के ऊपर बिल ड्रॉ किया। अब वो बिल उठा के इन्होंने राल्फ को दे दिया, ठीक है। फिर बोल रहा है 3,160, बट राल्फ के साथ इनका जो ट्रांजैक्शन है वो 3,160 का है। बिल तो गया 3,200 का, लेकिन राल्फ को जेम्स से मिलने वाला था 3,160, ठीक है, 3,160 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट में ये कर दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग को एंट्री करना है सिर्फ और सिर्फ इन द बुक्स ऑफ डॉन। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा, तो लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ डॉन। डॉन के बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगा? James owes Don 3,200. He sends Don's own acceptance in favor of Ralph for 3,160 in full settlement. अच्छा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो बिल्स पेबल है वो कितने का है? बिल्स पेबल है हम लोग का। अच्छा, ये यहाँ पर और एक चीज भी होगा, देखिए, और एक चीज भी होना चाहिए कि डिस्काउंट कितने का मिल रहा है। 3,200 के बदले 3,160 से हम लोग जो है सेटलमेंट कर रहे हैं, तो 40 रुपीज का जो है यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पर जेम्स ने डॉन को, यहाँ पर डॉन, ही सेंड्स डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस। अच्छा, ही मतलब यहाँ पर जेम्स ही हो रहा है ना, एक मिनट, ये थोड़ा सा मुझे देख लेना है। 3,160 का बीपी,
अच्छा ये तो बीपी है, डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ रल्फ 3160। सही बात है, 3160 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पर बोला है कि डॉन का जो ओन एक्सेप्टेंस है वो रल्फ को 3160 इन फुल सेटलमेंट में दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब जो बीपी है 3160 का डॉन का, वो हम लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ये हो जाएगा 3160, ये कैंसिल हो जा रहा है। जबकि लाइबिलिटी कितने का था, 3200, इसने 3200 उधार लिया था, तो यहाँ पर टू जेम्स हो जाएगा 3200, ठीक है। तो कितने का डिस्काउंट, मतलब 3160 रुपए दे के 3200 का 40 रुपीज। 40 रुपीज। तो यहाँ पर डिस्काउंट हम लोग का हो जाएगा कितने का, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 40 रुपीज हो जाएगा। हम लोग इसको रिबेट भी चाहे तो लिख सकते, ठीक है। अच्छा अब थर्ड नंबर वाला देखते हैं, इसमें क्या बोला है। थर्ड नंबर वाले में बोला है कि डॉन मीट हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह फॉर 4500 बाय एंडोर्सिंग जॉन एक्सेप्टेंस फॉर 4450 इन फुल सेटलमेंट। तो यहाँ तीन लोग हैं, डॉन, सिंह और जॉन। तो यहाँ बना देते हैं डॉन, ये हो गया सिंह और ये हो गया जॉन। अच्छा अब यहाँ पर बोला क्या है, बोल रहा है कि डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह। तो डॉन के पास एक एक्सेप्टेंस है, मतलब डॉन के पास एक बीपी है, ठीक है। ये बीपी का बिल रिसीवेबल किसके पास है, सिंह के पास है, क्योंकि बोला है इन फेवर ऑफ सिंह। यहाँ पर बोला है डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह फॉर 4500, और ये अमाउंट जो है 4500 का है, ये बीआर और बीपी का अमाउंट। तो डॉन ने क्या किया है, अपने एक्सेप्टेंस को मीट कर दिया, मतलब उसने अपना बीपी रिलीज कर दिया है। तो एंट्री में इतना तो समझ में आ रहा है कि हमें डॉन के बुक्स में एंट्री करने बोला है, तो हमारा बीपी अकाउंट तो डेबिट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है कि ओन एक्सेप्टेंस जो है मीट हो गया है, मतलब जिसका एक्सेप्टेंस है यानी डॉन का, उसने अपना पेमेंट कर दिया है। बोल रहा है कि ये जो एक्सेप्टेंस था, ये बीपी था, ये उस पे उसके ऊपर किसने ड्रॉ किया था, सिंह ने किया था, कितने का, 4500। अब इसने अपना बीपी मीट कैसे किया, बाय एंडोर्सिंग जॉन्स एक्सेप्टेंस फॉर 4450 इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एंडोर्स किया है। तो एंडोर्स कौन कर सकता है, जिसके पास बीआर है। तो एंडोर्समेंट किसने किया है, सिंह ने किया है। सिंह ने ये 4500 का बीआर एंडोर्स कर दिया है। किसको किया है, 4500 बाय इंडोर्सिंग जॉन्स एक्सेप्टेंस 4450 इन फुल सेटलमेंट। अच्छा तो ये इसको दे दिया है, ये बीआर उठा के इसको दे दिया है, और 4450 का पूरा सेटलमेंट कर लिया है, ठीक है। 4450 का पूरा सेटलमेंट कर लिया है। तो अच्छा मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया है डिजिट यहाँ पर। डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह फॉर 4500 बाय एंडोर्सिंग। अच्छा डॉन ने एंडोर्स किया है जॉन का एक्सेप्टेंस, सॉरी सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया यहाँ पर, ये फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, मैंने गलत पढ़ लिया, ये ऐसे होगा, मैंने सेंटेंस ही गलत पढ़ लिया। डॉन, सिंह और जॉन, यहाँ पर डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस, डॉन ने अपना एक्सेप्टेंस क्लियर कर लिया, तो इसके पास बीपी था, ये तो कंफर्म है। तो बीपी अकाउंट डेबिट होगा, ये बात तो कंफर्म है, इसमें किसी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो इसने अपना बीपी मेट कर लिया, कैसे किया, इन फेवर ऑफ सिंह फॉर 4500। एक्चुअली ये बीपी जो है वो 4500 का था, ठीक है। ये बीपी कितने का था, 4500 का था, ठीक है। क्योंकि 4500 का बीपी मेट किया है तो 4500, ठीक है। कैसे किया है वो बता रहा है कि बाय एंडोर्सिंग, उसने क्या किया, एंडोर्स किया जॉन का एक्सेप्टेंस। जॉन का एक्सेप्टेंस मतलब जॉन का एक बीपी था, ठीक है, जॉन का एक बीपी था जो कि डॉन के पास था, ठीक है, ये बीआर। और वो कितने का था, वो था 4450 का, ये हो गया 4450 का। तो इन्होंने ये 4450 का बीआर उठा के सिंह को दे दिया, ठीक है, एंडोर्स कर दिया और अपना लाइबिलिटी खत्म कर लिया। ये इनको उठा के दे दिया, इनको पैसा देना था 4500 का, क्योंकि इस बीपी का बीआर तो सिंह के पास था ना।
4500, ठीक है। तो इन्होंने 4500 की जगह 4450 का BR पकड़ा दिया और फुल सेटलमेंट कर लिया, ठीक है। तो BR चला गया तो 2BR हो जाएगा कितने का, 4450 का। तो इसका मतलब सिंह ने उनको कितने का डिस्काउंट दे दिया, तो सिंह ने उनको डिस्काउंट दे दिया है 50 रुपीज, ठीक है। तो ये था स्टोरी में, मतलब इसका मतलब डॉन और सिंह के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ था उसके अगेंस्ट में BRBP जो ड्रॉ हुआ था वो था हम लोग का 4500 का। मतलब सिंह को डॉन से 4500 मिलेगा, लेकिन डॉन और जो जे नाम क्या था, जेम्स या कुछ ऐसा था, इनके जॉन, ठीक है, जॉन था। तो डॉन और जॉन के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ था उसके अगेंस्ट में डॉन ने जॉन के ऊपर BP ड्रॉ किया था 4450 का। तो डॉन को जॉन से पैसा मिलने वाला था, तो डॉन ने क्या किया, उस BR को उठा के ये एस जो है, मतलब एस नाम जो लिखा है मैंने, यानी कि सिंह को दे दिया, ठीक है, और अपना सेटलमेंट कर लिया। अच्छा, अब फोर्थ नंबर में देखते हैं क्या बोला है। फोर्थ नंबर में बोला है कि रेज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ डॉन रिटायर्ड 1 month बिफोर ड्यू डेट, इंटरेस्ट इज टेकन एट द रेट ऑफ 6%। तो बोल रहा है कि रे का जो एक्सेप्टेंस है इन फेवर ऑफ डॉन, तो दो लोग हैं, एक रे है एक डॉन है, एक रे है और एक डॉन है, ठीक है। अब क्या बोला है कि रे का जो एक्सेप्टेंस है इन फेवर ऑफ डॉन, तो रे के पास एक एक्सेप्टेंस है, मतलब रे के पास एक BP है, ठीक है। तो ये BP उसके ऊपर किसने लगाया, डॉन ने लगाया। तो डॉन के पास इस BP के अगेंस्ट का BR होगा, मतलब डॉन ने रे पे जो है बिल ड्रॉ किया, सीधा मतलब ये हो गया। अब बोल रहा है कि ये रिटायर्ड 1 month बिफोर हो गया, मतलब रे को जो पेमेंट करना था वो उसने 1 महीने पहले कर दिया। इंटरेस्ट जो है वो 6% पर एनम करके जो है लगा, मतलब अगर टाइम से पहले दे दिया तो फिर रिबेट मिलेगा, ठीक है। हमें तो डॉन के बुक्स में एंट्री करने बोला है, तो डॉन को पैसा मिलेगा, साथ ही साथ डॉन को रिबेट देना पड़ेगा, जो कि इसके लिए एक्सपेंसेस हो जाएगा। रिबेट अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल, ये बिल्स रिसीवेबल कंप्लीट। तो फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना अमाउंट है, रेज एक्सेप्टेंस। अच्छा, ये एक्चुअली ये कितना अमाउंट होगा, ये कैसे निकालना पड़ेगा पता है, ये एकदम स्टार्टिंग वाला जो इस क्वेश्चन में था ना, डॉन एक्सेप्टेंस फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस फॉर 2 months प्लस इंटरेस्ट, तो वो वाले बिल का बात हो रहा है। मतलब यहाँ अमाउंट नहीं दिया है ना, तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने किया था, लास्ट बार जो BR रे ने एक्सेप्ट किया था 3100.80, इस BR के अगेंस्ट में पेमेंट का बात हो रहा है। तो 3100.80, इतने रुपए का जो BR है, वो BR कैसे रिलीज हुआ है, 1 महीने पहले रिलीज हो गया। तो 1 महीने पहले रिलीज होने से 1 महीने का रिबेट देना पड़ेगा, और रिबेट का रेट है 6%, वो हमें यहाँ पर नीचे ही क्वेश्चन में दे रखा है। अब हम लोग को 6% कैलकुलेट कर लेना है। 3100.8 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 15.504 है। तो हम दो ही डिजिट ले रहे हैं क्योंकि पैसे के घर में दो ही डिजिट होता है, माइनस कर देते 3100.8, तो ये आंसर आ जाएगा 3085.30 कर देते, तब जाके मैच हो जाएगा 296 से 30, तो ये डेबिट क्रेडिट मैच हो जाएगा। ये तो आसान था, ये फोर्थ वाला कुछ भी मुश्किल नहीं था। फोर्थ वाले में बोला है कि जो रे का एक्सेप्टेंस था वो रे ने 1 month बिफोर दे दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो डॉन के बुक्स में एंट्री करने बोला ड्रॉयर, तो ड्रॉयर को पैसा मिला, रिबेट देना पड़ा, तो BR हो गया, बस और तो कुछ नहीं होगा। और ये वाला, ये जो था 1 2 और 3, जो 1 लास्ट क्लास में किया था, 2 और ये 3, ये थोड़ा सा मतलब अच्छा क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर वाला इसमें अगर देखा जाए तो सबसे आसान था। 1 2 हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर जो बाकी है, और ये एक MCQ और जो हम लोग का ट्रू फॉल्स है वो हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हम लोग का बाकी है। एक तो बाकी है इलास्ट्रेशन 11, चलो पहले ये कर लेते, इलास्ट्रेशन 11। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला है, फॉर द म्यूचुअल एकोमोडेशन। तो लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि हम लोग का बिल दो तरीके का होता है, एक होता है ट्रेड बिल, एक होता है
फाइनेंस बिल, मतलब अगर हमें पैसे का जरूरत है तो हम लोग बिल ड्रॉ कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, लाइक दो फ्रेंड्स है, ऐसे मैंने एग्जांपल दिया था। तो बोल रहे फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन, म्यूचुअल एकोमोडेशन के लिए, मतलब म्यूचुअल एकोमोडेशन मतलब दोनों को ही पैसे का जरूरत है, ठीक है, ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पर एकोमोडेशन का मतलब फाइनेंस करना, पैसा मिल जाना, ठीक है, पैसा जुगाड़ करना। तो म्यूचुअल एकोमोडेशन में क्या हुआ, एक्स एंड वाई ने 1 अप्रैल 2022 एक्स ड्रू ए 4 months बिल ऑन वाई फॉर 4000। एक्स ने एक बिल ड्रॉ कर दिया है 4 months के लिए वाई के ऊपर। वाई रिटर्न द बिल आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द सेम डेट, उसी डेट पे वाई ने उस बिल को एक्सेप्ट करके एक्स को रिटर्न कर दिया। एक्स डिस्काउंट द बिल फ्रॉम हिज बैंकर, और एक्स ने क्या किया, उस बिल को बैंक में ले जाके डिस्काउंट कर दिया, ठीक है, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। और उसके बाद क्या किया, क्योंकि देखो दोनों को पैसे का जरूरत था, तो इसलिए दोनों ने सोच समझ के एक ने एक के ऊपर बिल ड्रॉ किया, ठीक है। अब जिसने जिसके ऊपर ड्रॉ किया हमें उसी के हिसाब से चलना है। अब यहाँ पर देखो जरूरी नहीं है कि हमेशा एक सी ड्रॉ करेगा वाई करेगा, ऐसा नहीं, जैसा हमें क्वेश्चन बोलेगा, ठीक है। और रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो कोई भी ड्रॉ कर सकता है। वो तो देखो जैसे मैंने बोला मुझे पैसे का जरूरत है तुम लोगों को, तो तुम लोगों ने बोला ठीक है हम लोग एक दूसरे के ऊपर बिल ड्रॉ करते हैं। अब देखो ड्रॉ कौन करेगा, बिल एक्सेप्ट कौन करेगा, वो तो हम लोग खुद ही सोचेंगे ना कि कौन करेगा, तो वो हम लोग डिसाइड करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन ने बता दिया है कि किसने किस पे बिल ड्रॉ किया। अब जो पैसा आया, अब देखो वाई को कितना पैसा मिला होगा बैंक वालों से, क्योंकि बैंक वालों ने तो 4000 नहीं दिया होगा, 6% इंटरेस्ट जो है डिस्काउंट काट के दिया होगा। फिर जो पैसा आया उसमें से 50% ऑफ द प्रोसीड, प्रोसीड का मतलब जो पैसा मिला, 50% वाई को दे दिया है। कौन दे दिया है, ये 50% प्रोसीड टू वाई। अच्छा, तो वाई को एक्स ने 50% पैसा दे दिया ऑन ड्यू डेट। जब ड्यू डेट आया, एक्स इज अनेबल टू सेंड द अमाउंट ड्यू एंड देयरफॉर वाई ड्रॉज ए बिल फॉर 7000 व्हिच इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय एक्स। अच्छा, ये हम समझा देते हैं, देखो why discount the bill for 6600 and sends 1300 to x before the bill is due for payment, x becomes insolvent, letter 25 paisa in a rupee received from his estate, record journal entries in the books of x। तो हम x के बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, और ये हम जो है क्या क्या और भी लिखा हुआ हम धीरे धीरे एक एक करके समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख इन द बुक्स ऑफ x, तो ये एकोमोडेशन बिल है, क्योंकि देखो एक्स और वाई में किसी तरीके का सेल परचेज हुआ है ऐसा हमें नहीं बोला है, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशन बिल। तो नॉर्मल एंट्री होता है, जैसे एकोमोडेशन बिल का एंट्री क्या होगा, जैसे होना चाहिए वैसा ही होगा, नॉर्मल एंट्री होगा, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं ना, यहाँ पर वाई का भी दिखा देते, बोला नहीं है बट तुम लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहेगा, दोनों का ही बता देते। तो सबसे पहले देखो एक्स वाई दोनों को पैसे का जरूरत था, तो फिर इन दोनों ने कंसल्ट किया और एक्स ने वाई के ऊपर बिल ड्रॉ किया। तो सबसे पहले नॉर्मल बिल ड्रॉ का एंट्री हो जाएगा, डेट वेट कुछ नहीं दिया है, तो बिल ड्रॉ का एंट्री क्या हो जाएगा, जिसने ड्रॉ किया वो लिखेगा BR2 पार्टी नेम, ठीक है। तो ड्रॉ कौन किया, एक्स, तो एक्स क्या लिखेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। अमाउंट कितना था, अमाउंट था 4000। और वाई क्या बोलेगा, वाई बोलेगा एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी, एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी। अच्छा, फिर देखो नेक्स्ट क्या बोला, वाई रिटर्न द बिल आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द सेम डे, ठीक है, वाई ने बिल रिटर्न कर दिया सेम एक्सेप्ट करने के बाद। एक्स डिस्काउंट द बिल फ्रॉम हिज बैंकर एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अब एक्स चला गया बिल को डिस्काउंट करवाने के लिए, तो एक्स को क्या मिलेगा, पैसा, डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा टू BR हो जाएगा, क्योंकि BR चला जाएगा उसके पास से, कितने का BR था, 4000 का, ठीक है। उसमें से डिस्काउंट कितना हो गया, डिस्काउंट हो गया है 6% पर एनम करके।
अब डिस्काउंट का वैल्यू कितना लिखेंगे, 4000 इंटू 6% इंटू कितना बाई 12 होगा, तो कितने समय पहले गया है वो हमें नहीं बताया। तो एक्चुअली देखो वो तुरंत ही चले जाएंगे ना, इसमें तो वेट करने का कोई बात नहीं, ये थोड़ी ना कोई सेल परचेज वाला ट्रांजैक्शन है कि बाद में वाई पैसा देगा तो वेट करेंगे। तो एक्स तो तुरंत ही जाएगा ना, क्योंकि वो लोगों ने तो एक दूसरे को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए बिल ड्रॉ करवाया है। तो फिर जो 4 मंथ्स का बिल है तो डायरेक्टली उस पे 4 मंथ्स का ही हमें यहाँ पर डिस्काउंट बैंक वाला काट लेगा, क्योंकि हम लोग तो तुरंत चले जाएंगे ना बिल को लेके बैंक में पैसा लेने के लिए। तो फिर कितना डिस्काउंट बैंक वाला ले रहा है, 4000 इंटू 6% इंटू 4/12, तो 80 रुपीज ले लिया जाएगा डिस्काउंट। ठीक है, तो 4000 से 80 रुपीज लेस करने से आ जाएगा 3920। ठीक है, तो ये काम एक्स करने गया बैंक के पास, तो उस समय पे वाई का तो कोई एंट्री नहीं होगा, क्योंकि देखो जब तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है तब तक एंट्री नहीं होता है। ठीक है, तो अब वाई को कुछ नहीं करना है, वाई चुपचाप बैठा है। अब एक्स जब पैसा लेके आएगा तो वो लोग पैसे को बांटेंगे, अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। अब देखो क्या हुआ, एक्स डिस्काउंट कर लिया बिल को, फिर एंड रेमिट 50% ऑफ द प्रोसीड टू वाई, संगे संग। ठीक है, 50% वाई को उसने रेमिट कर दिया, जो पैसा मिला उसका 50% उसने वाई को रेमिट कर दिया। तो एक्स के बुक्स में पहले एंट्री करते, एक्स ने वाई को पैसा दिया। ठीक है, कितना दिया, 50%। तो 50% कितना होगा, मैम 190 सॉरी 100 सॉरी 1960 টাকা 1960। 1960 টাকা। हाँ 1960। ठीक है, देखो तो 1960 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पेमेंट करने से क्या एंट्री होगा बोलो, टू कैश, पैसा दिया जा रहा है 50%, तो जो पैसा रिसीव हुआ उसका 50%। ठीक है, तो उसका 50% हो जाएगा 1960। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 1960। ठीक है, ये पैसा वाई को दे देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर सोचने वाला बात ये है, देखो 4000 के अगेंस्ट में डिस्काउंट है 80, जब वाई ये पैसे का 50% लेने वाला है, तो इस पैसे को पाने के लिए हम लोगों ने कितना लॉस बेयर किया है, 80 रुपीज। देखो हम लोग का बिल तो था 4000 का, बट बैंक वालों ने ना हमें 4000 रुपए नहीं दिए। क्यों नहीं दिए, क्योंकि बैंक हमें अपना एक सर्विस चार्ज लेगा हम लोगों से, जो कि था 80 रुपीज की। बैंक तुरंत हमें पैसा देगा क्योंकि बिल तो मैच्योर होगा 4 मंथ्स बाद, तो बैंक वाला बोलेगा मुझे तो पैसा 4 मंथ्स बाद मिलेगा, तो मेरा क्या बेनिफिट है, बेनिफिट जस्ट इतना है कि 80 रुपीज का मुझे इनकम होना चाहिए। तो ये डिस्काउंट हमारे लिए होता है, बैंक के लिए वो इनकम है। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि 4000 का फाइनेंस करने गए थे, मिला 3220 रुपए, और हमारे पॉकेट से चला गया 80, मतलब हमारे लिए लॉस हुआ। पॉकेट से चला गया इन द सेंस 4000 की जगह हमें 3920 मिला, हमारे 80 रुपीज का लॉस हो गया। मतलब किसी एक चीज को पाने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है, ठीक है, कोई भी चीज, जैसे एक पेन खरीदना है तो पॉकेट से पैसा निकालना पड़ेगा ना, 5 रुपए का पेन है तो 5 रुपए, 15 का है तो 15। तो वैसे ही अगर मुझे फाइनेंस करना है, पैसा रेस करना है, तो मुझे 80 रुपीज का डिस्काउंट लेना पड़ेगा। अब ये 80 रुपीज एक अकेला क्यों बेयर करे, क्योंकि इसमें से आधा पैसा तो वाई लेगा। ठीक है, तो फिर डिस्काउंट भी उसको आधा लेना पड़ेगा। तो ये जो 80 डिस्काउंट है, इसका उतना पोर्शन ही वाई को लेना पड़ेगा जितना वो कैश ले रहा है। तो वो 50% अगर पैसा ले रहा है तो डिस्काउंट भी उसे 50% लेना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, एक्स का डिस्काउंट उतने का ही रह जाएगा जितना पैसा वो अपने यूज में ले रहा है, क्योंकि दोनों पैसे बांटेंगे अपने अंदर, इस वजह से तो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर बिल ड्रॉ किया। तो एक्स बोलेगा 50% पैसा लो, 50% डिस्काउंट भी लो, और वाई को भी पता है लेना पड़ेगा। तो फिर डिस्काउंट ये यहाँ पर क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि एक्स का डिस्काउंट का बर्डन दिख रहा था 80, वो अब वाई को जब पेमेंट करेगा तो डिस्काउंट का बर्डन भी उस पर रिलीज करेगा। तो 80 का 50% कितना हो जाएगा, 40 रुपीज। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो वाई को 1960 रुपीज दिया गया, 19 को सॉरी वाई को 40 रुपीज का डिस्काउंट लेने के लिए बोला गया। तो अब ये टोटल करने से क्रेडिट डेबिट साइड में आ रहा है 2000। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे वाई अकाउंट डेबिट। मतलब एक्स ये बोलेगा कि देखो मैंने वाई पे 4000 का बिल ड्रॉ किया था, और फिर मैंने बैंक में जाके डिस्काउंट करवा के जो पैसा हम लेके आए उसमें से मैंने वाई को 2000 रुपए दे दिया। ठीक है, वाई को मैंने 2000 रुपए दे दिया है, और इसका मतलब वाई के पास 2000 है और एक्स के पास 2000 है, 2 2 4000। ठीक है,
हाँ भले ही दो दो 4,000 नहीं है, इसके पास 1960 है, उसके पास भी 1960 है, वो इसीलिए क्योंकि दोनों का पैसे का अमाउंट कम इसीलिए हो जा रहा है क्योंकि बैंक वालों ने 80 डिस्काउंट काट लिया ना। अगर डिस्काउंट का बात नहीं होता, मान लो नहीं होता, तो उसमें क्या होता, तब ये वाला अगर मेरा नहीं होता कि बैंक कोई पैसा नहीं लिया, ऐसा नहीं होगा, हमेशा पैसा लिया होगा, तो ये 4,000 रुपए होते कि बैंक वाला 4,000 रुपए दे दिया, वाई को हम लोगों ने 2,000 दे दिया। तो यहाँ पर उसकी जगह क्या हुआ, वाई को 50% ही दिया, बट कितना दिया, 1960 कैश दिया, डिस्काउंट लेने बोला 40। तो टोटल जो वाई का अकाउंट डेबिट हुआ, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, तो वाई ने 2,000 रुपए रिसीव किए, 2,000 रुपए का वाई का अकाउंट डेबिट हुआ, बट उसने रिसीव किया 1960। अब देखो वाई अब एंट्री करेगा, क्या एंट्री करेगा कि हाँ मुझे पैसा मिला, तो वाई कैसे एंट्री करेगा, इसी अमाउंट से रिवर्स एंट्री करेगा। रिवर्स एंट्री मतलब वाई के पास पैसा आएगा तो वाई लिखेगा कैश अकाउंट डेबिट, कितना हो जाएगा 1960, उसका डिस्काउंट उसको लेना पड़ेगा, तो उसके लिए डिस्काउंट क्या है, लॉस है, डिस्काउंट डेबिट 40, टू क्या कर देगा, 2x कर देगा, 2x हो जाएगा 2,000। 2x हो जाएगा यहाँ पर 2,000, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखते हैं इसके बाद क्या बोला है। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है कि ऑन ड्यू डेट, जब ड्यू डेट आया तो 1 अप्रैल को बिल ड्रॉ हुआ है, तो ड्यू डेट कब आएगा, 4 मंथ्स बाद आएगा, तो 1 अप्रैल टू 1 मई, 1 मई टू 1 जून, 1 जून टू 1 जुलाई, 1 जुलाई टू 1 अगस्त, इसमें 3 दिन ऐड करके 4 अगस्त। तो 4 अगस्त को क्या हुआ, एक्स इज अनेबल टू सेंड द अमाउंट ड्यू and therefore y draws a bill for 7,000 which is duly accepted by x। बताते हैं क्या बोला है, पहले हम डेट लगा लेते हैं, 4 अगस्त, ठीक है, 4 अगस्त, और ये सब था 1 अप्रैल, वो लिखा नहीं मैंने, ठीक है, ये 1 अप्रैल था, ये भी 1 अप्रैल होगा, और ये भी 1 अप्रैल होगा। जैसे ही बिल ड्रॉ हुआ, बैंक के पास गया, वाई को संगे संग रेमिट कर दिया, बिल एक्सेप्ट किया, पैसा मिला, ठीक है। अब 4 अगस्त को क्या हुआ था, जिस दिन ड्यू डेट था उस दिन एक्स ने वाई को बोला कि हम पैसा नहीं दे सकते। अब देखो एक्स क्यों पैसा देगा, पहले वो समझ लो। एक्स और वाई को पैसे का जरूरत था, तो एक्स ने वाई के ऊपर बिल ड्रॉ किया था, तो वाई ने वो एक्सेप्ट किया था। अब जैसे ड्यू डेट आएगा तो बैंक को तो पैसा देना पड़ेगा, बैंक को पैसा कौन देगा, देखो बैंक को पैसा वाई देगा, ठीक है। वाई कितना पैसा देगा, वाई बैंक को 4,000 देगा, क्योंकि उसके नाम का बिल बैंक के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अब वाई 4,000 देगा, लेकिन देखो वाई अकेले क्यों 4,000 दे, क्योंकि वाई के पास 4,000 रुपए नहीं आया था, ठीक है। वाई ये तो म्यूचुअल एकोमोडेशन बिल है ना, तो ये जो एक्स ने 4,000 रुपए कलेक्ट किए थे ना, उसने थोड़ी ना कुछ बेचा था वाई को, ये दोनों को पैसे का जरूरत था तो दोनों ने किया था, तो एक्स ने 4,000 रुपए का बिल डिस्काउंट करवाया और जो है बैंक से पैसा लेके आ गया और उसको बांट दिया वाई में। अब वाई बोलेगा हम अपना हिस्से का पे कर देंगे, जब ड्यू डेट आएगा एक्स तुम अपने हिस्से का दे देना मुझे, हम दोनों मिला के 4,000 बना के दे देंगे। मतलब वाई कितना देगा, वाई ने जितना पैसा यूज किया, तो वाई ने 2,000 किया है, भले ही पूरा 2,000 नहीं किया है क्योंकि पूरा 2,000 उसके पास आया ही नहीं बिकॉज ऑफ द डिस्काउंट, ठीक है। तो वाई ने, अगर मान लो कि डिस्काउंट का कंसेप्ट नहीं होता तो एक्स के पास 2,000, वाई के पास 2,000 होता, तो वाई तो देगा पैसा, वाई तो नहीं बोल रहे हम नहीं दे पाएंगे, ड्यू डेट पे वाई रेडी है देने के लिए, लेकिन वाई क्यों 4,000 दे, जबकि 2,000 तो एक्स ने यूज किया है, तो एक्स अपना 2,000 देगा, वाई अपना 2,000 लेगा, मिला के वाई जाके बैंक में जमा कर देगा बिकॉज उसके नाम का बीपी है। अब वाई ये काम नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एक्स ने मना कर दिया, मना कर दिया मतलब वो बोल रहा है कि मेरे पास ना अभी पैसा नहीं है, वाई इज अनेबल टू सेंड द अमाउंट ड्यू, जो अमाउंट बाकी है वो देने के लिए वाई एक्स अनेबल हो गया। तो फिर वाई ने क्या बोला, ठीक है फिर एक बिल एक्सेप्ट करो, क्योंकि देखो ये सब ये दोनों अपने अंदर बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात है, लेकिन बैंक वाला थोड़ी ना मानेगा, बैंक तो बोलेगा कि मुझे मेरा पेमेंट करके दे दो, ठीक है, बैंक वाला नहीं मानेगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैंक को कौन फिर पेमेंट करेगा, बैंक को पेमेंट वाई करेगा, ठीक है। तो इस केस में 4 अगस्त में वाई को एक एंट्री करना पड़ेगा, वाई क्या एंट्री करेगा, वाई एंट्री करेगा कि मैंने पेमेंट कर दिया टू बैंक, ठीक है, और ये बीआर को कैंसिल कर देगा, बिल्स, इसके पास बीपी है, सॉरी बीपी, हैंग हो गया था पूरा ऑटोमेटिकली, तब हो गया, सेकंड।
हैंग हो गया। हम्म, तो देखो अब क्या हुआ यहाँ पर, on due date X is unable to send the amount due and therefore Y draws a bill for 7,000। तो फिर X क्या करेगा, बिल एक्सेप्ट करेगा, तो एंट्री क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा Y अकाउंट डेबिट टू BP। कितने का हो जाएगा, 7,000 का हो जाएगा, ठीक है। और Y जो है वो बिल ड्रॉ कर रहा है, तो फिर Y क्या एंट्री करेगा, Y एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू X 7,000। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, एक्स ने ये एक्सेप्ट कर लिया, फिर बोल रहे हैं वाई डिस्काउंट द बिल फॉर 6,600। अब वाई चला गया इस बिल को डिस्काउंट करवाने के लिए, 6,600 रुपए से डिस्काउंट हो गया और उसने 1,300 रुपए एक्स को सेंड किया। पहले डिस्काउंट का एंट्री कर देते हैं, तो वाई ने डिस्काउंट करवा लिया, तो फिर एंट्री क्या होगा, वाई ने अगर डिस्काउंट किया है तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR, ठीक है। तो इसने अपना BR बैंक को दे दिया और बदले में कितना पैसा लिया है, 6,600। 6,600 तो कितने का डिस्काउंट हो गया, 400 रुपए का डिस्काउंट हो गया। तो अब एक्स तो इसमें कोई एंट्री नहीं करेगा क्योंकि डिस्काउंट जो है वाई करवा रहा है, बिल उसके पास है, ये सेकंड वाला बिल, ठीक है। अब उसने तुरंत क्या किया, एक्स को उसका पोर्शन दे दिया, ठीक है, क्योंकि एकोमोडेशन बिल है ना, तो पोर्शन देना पड़ेगा और बोला भी है देने के लिए, तो हम लोग देंगे। तो इसने एक्स को 1,300 रुपए सेंड किए हैं, ठीक है। तो फिर अब एक्स भी एंट्री करेगा, वाई भी एंट्री करेगा, तो वाई बोलेगा कि हम पैसा दे रहे हैं, तो फिर वाई ऐसे लिखेगा टू कैश 1,300, ठीक है। और डिस्काउंट को अपना कम करेगा, टू डिस्काउंट हो जाएगा, यहाँ पर हम सिखाएंगे डिस्काउंट कैसे होगा, और यहाँ पर लिख देगा एक्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। एक्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और वाई क्या, एक्स क्या लिखेगा, मुझे पैसा मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा कितना, 1,300, यहाँ पर 1,300 रुपीज। अच्छा बैंक मैंने कैश लिखा है हर जगह पे, तो यहाँ भी कैश ही लिख देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट 1,300। अब डिस्काउंट ये इसको बेयर करना पड़ेगा, डिस्काउंट डेबिट, क्योंकि जैसे प्रीवियसली उसने बेयर किया था, अभी ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा। टू हो जाएगा यहाँ पर वाइज अकाउंट, ठीक है। अच्छा अब ये अमाउंट कितना होगा, डिस्काउंट का कैलकुलेशन हम बताते हैं। डिस्काउंट का कैलकुलेशन कैसे करना पड़ेगा, डिस्काउंट का कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगा, जैसे इसके पहले हमें बोल दिया था 50%, तो हम लोगों ने कर लिया था, बट अब कैसे होगा देखो, 6,600 रुपए रिसीव होने पे 400 का डिस्काउंट है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 400 डिस्काउंट है आउट ऑफ 6,600, ठीक है। तो 1,300 के ऊपर कितना डिस्काउंट होगा, बट ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी समझ लेते, पहले इतना समझेंगे फिर उसके बाद एक पॉइंट है वो बताएंगे, अभी लिखो मत, ठीक है, अभी जस्ट देखो। तो यहाँ पर हम लोग को डिस्काउंट निकालना है कि वाई अपना कितना डिस्काउंट एक्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो कैसे करके निकालेगा, क्योंकि प्रीवियसली हमें तो बोल दिया था 50%, तो हम लोगों ने 50% कर दिया, अभी हमें कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग यूनिटरी मेथड माने जेटाके बांग्लाते बोले ঐকিক नियम, उसमें करने वाले हैं। तो उसमें क्या होता है देखो, 6,600 रुपए कैश रिसीव होने पे डिस्काउंट 400 रुपए है, तो फिर 1 रुपए कैश रिसीव होने पे डिस्काउंट कितना है, 400 बाई 6,600, तो 1,300 रुपए अगर किसी को कैश रिसिप्ट होता है तो उसके ऊपर कितना डिस्काउंट चार्ज हो जाएगा, तो इंटू 1,300 ऐसे करके। हाँ बोलो। मैम 38.78। हाँ वो तो आ रहा है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है ना, तो ये अभी कैलकुलेट नहीं करना है, मैंने बोला ना अभी कंप्लीट करेंगे हम लोग इसको, लेकिन बस इतना करने से नहीं होगा, इसमें कुछ और भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो तो, यहाँ पर हमें प्रीवियसली अगर कोई मतलब बिल था जिसका पेमेंट नहीं हुआ था, जैसे कि देखो यहाँ पर एक्स को 2,000 रुपए देना था, किसको, वाई को,
वाई एक्स ने वो दिया नहीं, और वो नहीं देने के वजह से क्या हुआ, फिर से बिल ड्रॉ हुआ, ये सब इश्यूज हुए। तो फिर क्या होगा ना कि वो जो देखो एक्स को वाई को कितना देना चाहिए था, 2000, क्योंकि बैंक वाला तो टोटल 4000 लेगा, जिसका 2000 वाई देना था 2000 एक्स को देना था, बट एक्स ने वो दिया नहीं। तो फिर ये डिस्काउंट जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वहां पर हम लोग सिर्फ इतना नहीं करेंगे कि 1300 पे कितना डिस्काउंट होगा, वहां पर वो बचे हुए अमाउंट को भी ऐड करना पड़ता है। ये पॉइंट टू बी नोटेड है, ये याद रखो। प्रीवियसली कोई अमाउंट अगर बाकी रह गया है तो फिर उस पे भी डिस्काउंट ऐड होगा। मतलब ये हम लोग बोलेंगे कि एक्स ने पहले से तो 2000 रुपए ले रखा है, अब तुम लोग बोलोगे 2000 तो नहीं लिया है, उसने लिया है 1960, बट ये सोच के देखो वो 1960 तो डिस्काउंट हुआ था बोल के, लेकिन अगर इन दोनों को बीपी रिलीज कर देना था तो एक्स को तो अपने पॉकेट से 2000 निकाल के देना था ना, और वाई को अपने पॉकेट से 2000, तब ना बैंक वाले को 4000 मिलेगा, और 80 रुपीज का डिस्काउंट का 40 लॉस दोनों को बेयर करना था। तो एक्स को तो पूरा 2000 ही देना था, जो कि वो नहीं दिया। तो फिर अब जब डिस्काउंट कैलकुलेट होगा तो वो 2000 रुपए भी यहाँ पर आ जाएंगे। मतलब यहाँ पर जो है अमाउंट आ जाएगा 1300 प्लस 2000। ये पॉइंट टू बी नोटेड है, ये याद रखना है। अब कैलकुलेट करके मुझे बोलो कितना आ रहा है। मतलब ये कैलकुलेशन हो जा रहा है 1300 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 6600 इंटू 400, या फिर जैसे ऊपर लिखा है वो भी चलेगा, एक ही बात है। अब बोलो कितना आ रहा है। कैलकुलेट करके बोलो कितना आ रहा है। मैम 90.90। 90.90 नहीं, ऐसा तो नहीं है। 1500 divided by 6600 into 400, so 90.90 ही आ रहा है। मैम ओ 90.9 ये 2000 है ना, ये 2000 है, सॉरी, एक जीरो कम लिख दिया है तुम लोगों ने, बोला नहीं मैंने, यहाँ गलती से एक जीरो कम लिख दिया। 2000 है ना, तो अब ठीक से निकालो। मैंने 200 लिख दिया, इसीलिए तुम लोग वो अमाउंट बोल रहे हो, मेरा भी वही आ गया। अब बताओ कितना आ रहा है। 909.9 मतलब 200। आई थिंक 200 आ रहा है, हाँ 200 आ रहा है ना, देखो 200 आ रहा है तो सही है। मतलब 3300 डिवाइडेड बाय 6600 इंटू 400, तो ये आ गया 200। तो 200 रुपए का डिस्काउंट अभी वो एक्स के ऊपर चार्ज करेगा, ठीक है। तो एक्स अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा, 1500 से, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर भी वही अमाउंट आ जाएगा, उधर कैलकुलेट करके जितना आएगा इधर भी उतना आ जाएगा, ये 200 और यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 1500, ठीक है। ये 4 अगस्त का एंट्री हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ है देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर बिफोर द बिल इज ड्यू फॉर पेमेंट एक्स बिकम्स इंसॉल्वेंट। अब एक्स इंसॉल्वेंट हो गया है, तो अगर एक्स इंसॉल्वेंट हो गया है तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो बीपी है उसका तो पेमेंट नहीं हो पाएगा 7000 का, तो फिर एंट्री क्या हो जाएगा, पहले ये बीपी अकाउंट डेबिट, रिवर्स एंट्री होगा, बीपी अकाउंट डेबिट, बीपी डेबिट होगा। अगर पेमेंट कर देते तो बीपी टू बैंक हो जाता, बट पेमेंट नहीं कर पा रहे, टू वाई अकाउंट लिख देंगे, ठीक है, वाई को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब रिसीव क्या हुआ है, देखो बोल रहा है कि 25 पैसे इन रुपी जो है रिसिप्ट हो सकता है एक्स से। तो इसका मतलब वाई को एक्स से क्या मिलेगा, तो एक्स क्या पेमेंट करेगा, 25 पैसा इन रुपीज टू बैंक टू डेफिशिएंसी जो नहीं दे पाया, और यहाँ पर हो जाएगा वाई अकाउंट डेबिट। तो देखो वाई को कितना मिलना चाहिए था, वाई को जो मिलना चाहिए था उसका, अब ये तुम लोग 7000 मत लिख देना, उसका कैलकुलेशन होगा, ठीक है। बताते हैं कैसे, जैसे लास्ट क्लास में किया था 2000, और एक कितना था, 1,80,000 और 2 लाख माइनस करके आया था 20,000। यहाँ पर भी वही होगा। क्या करना पड़ेगा, हम लोग अगर y का लेजर अकाउंट बनाते तो ये पता चलता कि एक्चुअली x को y को कितना देना है। तो लेजर बना सकते हो या फिर सिंपल कैलकुलेशन करके भी देख सकते हो। जैसे y क्रेडिट है, देखो हम यहाँ पर लिखते हैं y क्रेडिट है 4000 से, ठीक है।
तो यहाँ पर क्रेडिट और डेबिट लिख देते। एक्स के बुक्स में वाई क्रेडिट है 4000 से, फिर वाई डेबिट है 2000 से, ये एंट्री देख के लिख रहे हैं। फिर वाई डेबिट है 7000 से, ठीक है। फिर यहाँ पर वाई क्रेडिट है 1500 से, फिर यहाँ पर वाई क्रेडिट है 7000 से, ठीक है। वाई क्रेडिट है 7000 से। अब हम लोग देखेंगे कि नेट क्या आ रहा है, डेबिट या क्रेडिट। तो यहाँ पर हो गया 9000 डेबिट, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 7 8 9 10 11 12500, ये हो गया क्रेडिट, ठीक है। तो फिर नेट करके क्या आएगा, 12500 अगर सेम अकाउंट में क्रेडिट है और 9000 अगर सेम अकाउंट में डेबिट है, तो मेरा नेट हो रहा है 3500। अब ये डेबिट होगा कि क्रेडिट, वो हम लोग कैसे पता करेंगे, तो जो बिगर अमाउंट है, तो 9000 12500 में बड़ा 12500, तो 12500 अगर क्रेडिट है तो हम लोग का भी ये क्रेडिट हो जाएगा। ये हो गया सिंपल मैथमेटिकल प्रोसेस से मैंने कर दिया, क्योंकि हमें करके दिखाने तो बोला नहीं है ना, लेजर बनाओ। अगर तुम लोग वाई का लेजर बनाओगे तो देखोगे कि 3500 क्रेडिट आ रहा है, तो इसका मतलब एक्स को जो है ओवरऑल वाई को 3500 देना था, ठीक है। तो उसमें से वाई कितना दे पाएगा, वाई सिर्फ जो है 25% दे पाएगा, तो 3500 में सिर्फ 25% दे पाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3500 इंटू 25%, तो ये हो जाएगा हम लोग का 875 दे पाएगा। बाकी जो नहीं दे पाएगा वो y के लिए तो लॉस है, बट x के लिए उसे क्या बोलेंगे, x बोलेगा मेरा ये डेफिशिएंसी हो गया है, ठीक है, क्योंकि हम इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। तो 2625 और y अकाउंट यहाँ पर 3500 से डेबिट हो जाएगा, ये इस तरीके से हो, ठीक है। सेम तरीके से अगर हम लोग y के साइड में भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इसके बाद y जो है x बोल रहा है कि हम पेमेंट नहीं कर सकते, हम हो चुके हैं इंसॉल्वेंट, तो जो BR है, ठीक है, वो हम लोग का कैंसिल हो जाएगा। तो y को क्या करना पड़ेगा, y को बैंक में पैसा दे देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एंट्री ऐसे हो जाएगा, x टू बैंक, x अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। बैंक वाले को कितना देना पड़ेगा 7000, क्योंकि वो तो 7000 लेके ही मानेंगे। और जब पैसा रिसीव होगा तो वाई बोलेगा एक से बैंक अकाउंट डेबिट कितना रिसीव होगा 875। बैड डेब्ट क्योंकि उसका तो लॉस हो गया, तो वो बोलेगा बैड डेब्ट, बैड डेब्ट डेबिट 2625, जो इसका डेफिशिएंसी है वो उसका बैड डेब्ट है 2x अकाउंट 7, सॉरी ये हो जाएगा 3500, क्योंकि इधर भी अगर तुम लोग x का डेबिट क्रेडिट चेक करोगे, y के बुक्स में x का डेबिट क्रेडिट चेक करोगे तो तुम लोग का 3500 ही आएगा, जैसे मैंने इधर चेक करवाया, तो वो तुम लोग खुद से चेक करके देख सकते, ठीक है। तो एकोमोडेशन बिल में ऐसे होता है। मेन पॉइंट ये वाला था कि हम लोग डिस्काउंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो अभी का पोर्शन है उसके बेसिस पे तो करेंगे, प्रीवियसली अगर कोई अमाउंट नहीं दिया गया है तो उसके बेसिस पे भी हमें करके देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया मेरा 11th नंबर वाला। मैम लास्ट पोर्शन को एक बार दिखाइए प्लीज। लास्ट वाला अच्छा, हाँ मैम হয়েছে। इसके बताइए। बाद वाला भी, हाँ इसके बाद वाला भी एकोमोडेशन बिल है, तो देखो Illustration 10. X draws on Y a bill of exchange 30,000 on 1st April for 3 months. Y accept the bill and send it to X who get it discounted for 28,800. X immediately remit 9,600 to Y. मतलब बिल क्यों ड्रॉ हुआ, ऐसे ही ड्रॉ हुआ, मतलब कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, मतलब एकोमोडेशन बिल है, ट्रेड बिल नहीं है, मतलब कुछ बिजनेस सेल परचेज के अगेंस्ट में नहीं हुआ है। फिर बिल को डिस्काउंट कर दिया गया है और उसके बाद एक्स ने वाई को रेमिट, मतलब एक्स ने डिस्काउंट करवाए, मतलब वही ड्रॉयर था, बोल दिया है पूरे क्वेश्चन में। फिर एक्स ने इमीडिएटली 9,600 वाई को रेमिट कर दिया। तो पहले यहां तक हम लोग एंट्री करेंगे जो भी पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट
सोचेंगे कि क्या दिया हो। इलस्ट्रेशन तो इन द बुक्स ऑफ एक्स हम लोग देखते हैं दोनों के बुक्स में करने बोला है। हाँ, यहाँ बोला है दोनों के बुक्स में करने के लिए, तो हम लोग कर लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ एक्स और इन द बुक्स ऑफ वाई। इन द बुक्स ऑफ एक्स, इन द बुक्स ऑफ वाई। अच्छा, फर्स्ट डेट देखते हैं क्या बोला है। फर्स्ट डेट बोला है 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022। तो किसने किसके ऊपर बिल ड्रॉ किया है वो बताया है क्वेश्चन, देखो। एक्स ने बिल ड्रॉ किया है वाई पे, क्योंकि वाई ने एक्सेप्ट किया ऐसे बताया, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट 30,000। ठीक है, इसका हम नरेशन लिख देते हैं। एकोमोडेशन बिल का नरेशन एक भी लिखा नहीं ना, तो उसमें तो भूल गए, इसमें लिख देते हैं। देखो सेम ही होगा, ऐसा कुछ अलग है नहीं। बीइंग बिल ड्रॉन बाई एक्स अपॉन वाई। ठीक है, यहाँ पर वाई क्या बोलेगा, वाई बोलेगा एक्स अकाउंट डेबिट टू बी पी, कि मैंने बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब ये होता है बीइंग बीपी एक्सेप्टेड। इसके बाद जो है एक्स चला जाता है बैंक में बिल को डिस्काउंट करने के लिए, तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। इसके पास से बीआर चला जाएगा, ये बीआर बैंक के पास जमा हो गया और बैंक वालों ने इसको कितना पैसा दिया है, 28,800। तो फिर डिस्काउंट कितना हो जाएगा, माइनस करने से ही पता चलेगा, 1,200 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बीइंग बिल डिस्काउंटेड थ्रू बैंक। बैंक के थ्रू से बिल को डिस्काउंट कर लिया। यहाँ पर वाई के बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगा, क्योंकि वाई वाई तो नहीं गया है ना, गया है एक्स और बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन। वाई तो एक्स के बुक्स में एंट्री होगा, बैंक के बुक्स में। तो बैंक के बुक्स में हमें करने नहीं बोला है, तो हम लोगों ने एक्स के बुक्स में कर दिया। फिर जैसे ही पैसा मिला, एक्स ने वाई को 9,600 रेमिट कर दिया। तो अब 9,600 रेमिट कर रहा है, तो अब वाई भी एंट्री करेगा साथ ही साथ। ठीक है, एक जन दे रहा है, दूसरे जन को रिसीव हो रहा है। तो जो पैसा दे रहा है, कौन दे रहा है, एक्स दे रहा है, तो वो लिखेगा टू बैंक। ठीक है, और वाई ले रहा है तो वाई लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, अच्छा, एक्स बोलेगा डिस्काउंट, थोड़ा डिस्काउंट तुम भी बेयर करो, तुम जितना पैसा लोगे उसके प्रोपोर्शनेट अमाउंट से डिस्काउंट बेयर करो। तो इसका डिस्काउंट कम हो जाएगा, तो डिस्काउंट क्रेडिट होगा। ये डिस्काउंट बेयर करेगा तो इसका डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, एक्स को क्रेडिट कर लेगा, क्रेडिट द गिवर, और ये वाई को डेबिट कर देगा, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, अब अमाउंट अमाउंट पता करना है कितना होगा। अब देखो कितना रेमिट किया है, क्या हमें कुछ बताया, हाँ बताया है, 9,600 रुपए रेमिट किया है। तो बैंक में 9,600 आ जाएगा, यहाँ पर भी 9,600 रुपए आ जाएगा जो इसने रिसीव किया। अब डिस्काउंट में कितना आएगा वो हमें नहीं पता, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में बोला था 50%, तो हम लोगों ने वो कर लिया था। अब हमें कुछ नहीं बताया, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, अपना यूनिटरी मेथड, मतलब जेटा के वाले वैयिकिक नियम, उसको फॉलो करेंगे। कैसे करेंगे, देखो, अगर 28,800 कैश रिसिप्ट होता है किसी को, तो उसे 1,200 का डिस्काउंट लेना पड़ता है। तो 1,200 का डिस्काउंट लेना पड़ रहा है 28,800 कैश रिसिप्ट करने से। तो 9,600 कैश रिसिप्ट करने से कितना डिस्काउंट बेयर करना पड़ेगा। अगर हम लोग इसको लिख के दिखाए तो 28,800 कैश लेने से 1,200 का डिस्काउंट लेना पड़ता है। 1 रुपीज कैश लेने से 1,200 बाई 28,800 का जो है डिस्काउंट लेना पड़ेगा। तो 9,600 रुपीज रिसिप्ट करने से कितना डिस्काउंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ऐसे कैलकुलेट करने से जो आंसर आएगा। अब यहाँ पर कुछ ऐड बैड नहीं हुआ उसके जैसे, क्यों, क्योंकि ये तो पहली बार हो रहा है ना, इसके पहले तो कुछ ड्यू वगैरह था नहीं इन दोनों के बीच में कि हम लोग ऐड करेंगे। तो ऐसे करके प्रोपोर्शनेट बोलते हैं इसे, तो प्रोपोर्शनेटली निकाल लेंगे। तो देखो कितना आता है, बताओ कितना आ रहा है डिस्काउंट का अमाउंट, कैलकुलेट कर।
बोलो। मैम 400। 400, 400। ठीक है। ठीक है, तो 400 लिख दिया, और यहाँ पर भी डिस्काउंट लिख दिया है 400। ठीक है, तो एक्चुअली वाई को कितने रुपए एक्स ने दिया है, कैश में देखे तो 9,600 और 400 का डिस्काउंट लेने बोला है, लेकिन वाई को पूरे पोर्शन का कितना फिर लेना, कितना मिला बोल सकते हैं, 10,000 मिला। ठीक है, 10,000 रुपए मिला, और यहाँ पर 10,000, एक मिनट ये लाइट हो गई, 10,000। ठीक है, यहाँ पर 10,000, और ये हो जाएगा डिस्काउंट 400। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो वाई डेबिट किया, मतलब जो 30,000 बिल्स को 30,000 का बिल जो डिस्काउंट करवाया गया, उसमें से एक्स ने वाई को 10,000 का पोर्शन दिया, अपने पास 20,000 का पोर्शन रखा। हाँ, ये 20,000 इसके पास पूरा नहीं है, क्योंकि 400 इसको कितना डिस्काउंट बेयर करना पड़ेगा, अगर 1,200 में से इसका 400 है तो फिर इसका 800 हो गया। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा पैसा रख रहा है, तो उसका 800 का डिस्काउंट और इसका 400 का डिस्काउंट, तो 9,600 रिसीव हुआ, 400 डिस्काउंट, 10,000, और उसका 20,000, 20 और 10 मिला के 30 होता है। 20,000 वो अपने पास रखा है, लेकिन हाँ 20,000 तो नहीं रख पाएगा क्योंकि डिस्काउंट भी उसमें जा रहा है, तो 20,000 में से 800 माइनस करने से जितना होगा उतने का डिस्काउंट। देखो 20,000 इसके पोर्शन में आया ना, ये देखो 20,000 माइनस कर 600। देते हैं, 20,600। हाँ 19,600 बिल्कुल। मैम हमने 800 लिख ले। ओ अच्छा, तो जो भी हो माइनस करने से उतना आएगा। बोलो ये चीज समझ में आया ना, कि ये 20,000 और 10,000 का बात, कि इसके पास इसका मतलब 20,000 रह रहा है, उसके पास 10,000, अगर ग्रॉस में बोले, लेकिन एक्चुअली उतना नहीं रह रहा है, नेट अगर कर ले तो 9,600, और उसके पास बाकी अमाउंट 28,800 से। बोलो समझ में आ गया, हाँ मैम। 19,200। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना है। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है ऑन द ड्यू डेट, जब ड्यू डेट आए, कब आएगा, 3 मंथ्स बाद ड्यू डेट आएगा, 1 अप्रैल के बाद। एक्स बीइंग अनेबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू, जो अमाउंट एक्स को देना है वो एक्स नहीं दे पा रहा है। देखो पैसा देने बैंक में कौन जाएगा, वाई जाएगा, क्योंकि वाई के ऊपर बीपी है, तो वाई के पास कितना पोर्शन है, वाई अपने पास से कितना पैसा निकालेगा बैंक को देने के लिए, 10,000, क्योंकि वो 10,000 का पोर्शन ले रहा है, तो बाकी 20,000 किसको देना था, एक्स को देना था। बट एक्स बोल रहा है कि हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो फिर वाई ने क्या बोला, तो एक बिल एक्सेप्ट करो, कितने का, 42,000 का 3 मंथ्स के लिए, और उस वो बिल एक्सेप्ट कर लिया है एक्स ने, और वो वाई ने 40,110 से डिस्काउंट भी करवा लिया। तो पहले ये देखते हैं कि जब एक्स बोला कि हम अभी पैसा नहीं दे पाएंगे ड्यू डेट में, तब वाई क्या एंट्री करेगा और एक्स क्या एंट्री करेगा, वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ड्यू डेट कब आएगा, 4 जुलाई आ रहा है आई थिंक, देखते हैं। 4 जुलाई, 1 अप्रैल से 1 मई, 1 मई टू 1 जून, 1 जून टू 1 जुलाई, हाँ, तो उसमें 3 दिन ऐड कर देंगे तो 4 जुलाई, 4 जुलाई 2020। अब एक्स बोल रहा है हम ना कुछ नहीं दे पाएंगे, तो फिर वाई को क्या करना पड़ेगा, वाई को जो है पेमेंट वाई को करना पड़ेगा, क्योंकि उसके नाम का बीपी है ना, तो वाई क्या एंट्री करेगा, वाई एंट्री करेगा बीपी, उसे बीपी का अमाउंट रिलीज करना ही पड़ेगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक बोल के, वो बैंक में कितना रुपए देगा, वो उसको पूरा का पूरा 30,000 ही देना पड़ेगा। ठीक है, बीइंग बिल मेड ऑन मैच्योरिटी, क्योंकि बैंक वाला बोलेगा वो आप लोगों का प्रॉब्लम है, मुझे मेरा पैसा दे दो। लेकिन इसमें क्या एक्स कोई एंट्री करेगा, नहीं, एक्स थोड़ी ना कोई एंट्री करेगा, एक्स के पास कुछ पैसा वैसा है नहीं, तो वाई क्या किया, बैंक से छुटकारा लेके आया, पैसा दे दिया। अब बोल रहा है एक्स को कि सुनो तुमने तो पैसा नहीं दिया, तो अब क्या करेंगे ना, हम तुम पे बिल ड्रॉ करेंगे। वाई एक्स बोल रहा है ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बिल एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। तो कितने का बिल ड्रॉ हुआ है, 42,000 का 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो ये इसी डेट पे हुआ है 4/7/2022, एक्स ने बिल एक्सेप्ट किया, तो वाई अकाउंट डेबिट टू बीपी हो जाएगा 42,000 being bill accepted, being bill accepted drawn by y। अब y बिल ड्रॉ करेगा, ठीक है, तो y क्या बोलेगा, br टू x कितना 42,000 being bill drawn, being bill ड्रॉन, ये सेकेंड वाला बिल चल रहा है। ठीक है,
अच्छा, अब वाई चला गया है बैंक के पास इस बिल को डिस्काउंट करवाने के लिए। देखो क्वेश्चन में बोला है कितने का डिस्काउंट करवाए, 40,110 का। तो पहले डिस्काउंट होगा तो उस डेट पे एक्स कोई एंट्री नहीं करेगा, तो वाई डिस्काउंट करवाने का एंट्री करेगा। बैंक के पास गया, बैंक वालों ने पैसा दे दिया। कितने का बिल था, 42,000। बैंक अकाउंट डेबिट 40,110। ये यहीं पर लिखा हुआ है कि कितने से डिस्काउंट हुआ। तो फिर डिस्काउंट अमाउंट कितना हो जाएगा, अगर 42,000 के अगेंस्ट में बैंक वालों ने दिया है 40,110, तो डिस्काउंट कितने का हुआ, 1890 का डिस्काउंट हो रहा है। ठीक है, ये मैंने माइनस करके निकाल लिया, 1890 का डिस्काउंट हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा बीइंग बिल डिस्काउंटेड। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब तुरंत देखो वाई ने रेमिट किया, क्योंकि करना पड़ेगा, म्यूचुअल एकोमोडेशन है। तो वाई सेंड्स 6740 टू एक्स। ठीक है, तो वाई ने एक्स को पैसा दे दिया, तो उसी डेट पे दे दिया है 4722 को, 4722 को। तो वाई ने पैसा दिया तो टू बैंक हो जाएगा, और पैसा देगा तो वो डिस्काउंट भी लेने के लिए बोलेगा, टू डिस्काउंट हो जाएगा और एक्स अकाउंट को कर देगा डेबिट। ठीक है, सिमिलरली एक्स को पैसा मिलेगा तो एक्स बोलेगा बैंक अकाउंट डेबिट, और उसे डिस्काउंट लेना पड़ेगा तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू हो जाएगा वाई अकाउंट। ठीक है, अब कितना अमाउंट होगा, देखो कितना पैसा दिया है वो तो बोल दिया है, 6,740। ठीक है, यहाँ पर 6,740। अब अगर डिस्काउंट हम लोग निकाल लेंगे, सॉरी उल्टा लिख दिया, 470 कर दिया, 740। अगर डिस्काउंट अमाउंट अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा एक्स। तो डिस्काउंट अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने अभी सिखाया है, देखो टोटल 40,110 रुपीज जब रिसीव होता है, ठीक है, तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना होता है, डिस्काउंट का अमाउंट होता है 1,890। ठीक है, 1,890 रुपीज का डिस्काउंट होता है। यहाँ पर लिखेंगे 1,890 डिस्काउंट आउट ऑफ कैश रिसिव 40,110। तो अगर कोई 6,740 कैश रिसीव कर रहा है तो उसे कितना डिस्काउंट बेयर करना पड़ेगा। तो यूनिटरी मेथड सोचो, दिमाग में चलाओ कि 40,110 कैश रिसिव इक्वल टू 1890 का डिस्काउंट, तो 1 कैश रिसिव इक्वल टू 1890 बाई 40,110 का डिस्काउंट। तो फिर 6,740 कैश रिसिव इक्वल टू कितना डिस्काउंट। लेकिन प्रीवियसली एक्स ने एक बिल को जो है पेमेंट नहीं किया है, तो उसलिए 6,740 पे सिर्फ नहीं लगेगा, वो अमाउंट पे भी लगेगा जो अमाउंट उसे रेमिट करना चाहिए था, वाई को उसने नहीं किया, तो 20,000 रुपए उसको रेमिट करना चाहिए था। याद करो, वाई को 10,000 था और एक्स ने 20,000 यूज किया था, बट उसने पैसा नहीं दिया। तो अब डिस्काउंट इस अमाउंट पे भी कैलकुलेट होगा। तो कितना हो जाएगा, तो 1,890 डिवाइडेड बाई 40,110 इंटू, ये हो जा रहा है हम लोग का 26,740, तो 1,260 इतना आ जा रहा है। ठीक है, तो इतने का डिस्काउंट बेयर करना पड़ेगा। तो 1,260 प्लस 6,740 ये हम लोग का बन जाएगा 8,000। ये 8,000, 8,000 और ये हो गया 1,260। सेम तरीके से कैलकुलेट होगा। ये कैलकुलेशन ही मेन होता है और कुछ नहीं एकोमोडेशन में। बी अमाउंट रिसीव फ्रॉम y being amount sent to x, sent to x, ये अमाउंट x को दे दिया गया, ये अमाउंट उसने y से रिसीव किया है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्या कैलकुलेशन होगा, अब बोल रहा है बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द बिल, बिल मैच्योर होने के पहले x बिकम्स बैंकरप्ट, x बैंकरप्ट हो गया, हिज एस्टेट पेइंग 50 पैसा इन द रुपीज। तो अब इसका हालत ऐसा है कि 1 रुपए के जगह 50 पैसे देने वाला हालत हो गया है। अब हमें एंट्री करने बोला है, तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा, इसका मतलब सबसे पहला बात ये है कि एक्स अपना बीपी को कैंसिल कर देगा, वाई के अगेंस्ट में जो बीपी उसने एक्सेप्ट किया था। कौन सा बीपी एक्सेप्ट किया था, ये देखो वाई टू बीपी 42,000, तो वो कैंसिल हो जाएगा। बीपी अकाउंट डेबिट टू वाई 42,000, जैसे ही वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो ये एंट्री होगा। तो बीइंग बिल
डिसऑनर्ड। अगर ऑनर होता तो बीपी टू कैश या बैंक हो जाता। बीइंग बिल डिसऑनर्ड। और इधर क्या हो जाएगा, इधर एक्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक हो जाएगा, क्योंकि ये बिल वाई ने बैंक में डिस्काउंट करवाया था, तो बैंक वाला तो वाई को बोलेगा मुझे तो मेरा पूरा पैसा चाहिए, तो वो हो जाएगा 42,000। ठीक है, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। ये जो था ना बिल ड्रॉ हुआ था बीआर टू एक्स, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बीआर नहीं हो रहा है यहाँ पर रिवर्स एंट्री, इसीलिए क्योंकि बीआर तो बैंक के पास है। तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक में जाएंगे, बैंक वाले को 42,000 देंगे और एक्स को डेबिट करेंगे, मतलब वो बिल एक्स को दे देंगे कि लो ये बिल तो तुमने जो है डिसऑनर कर दिया, बीइंग बिल डिसऑनर। ठीक है, उसके बाद y जितना भी दे पाएगा उतना, x जितना भी दे पाएगा उतना रिसीव कर लेंगे, तो फिर y रिसीव करेगा तो y एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, जितना मिलेगा, जो नहीं मिला वो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू x। ठीक है, बीइंग फाइनल अमाउंट रिसीव फ्रॉम x, ऐसे लिख देते हैं, फाइनल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम x। और इधर x बोलेगा हम जो दे पा रहे हैं वो टू बैंक कर देंगे, जो नहीं दे पा रहे वो मेरा डेफिशिएंसी है क्योंकि हम बैंकरप्ट हो चुके हैं, और यहाँ पर y अकाउंट को खत्म कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे बीइंग फाइनल अमाउंट पेड। अब यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअली इतने सारे ट्रांजैक्शन में y को मिलने कितने वाला था x से, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर ये डेबिट क्रेडिट का कैलकुलेशन देख के, तो अगर y अकाउंट बनाना चाहो तो बना सकते हो, अदरवाइज हम यहाँ पर क्रेडिट और यहाँ पर डेबिट लिख के कर देंगे। तो x के बुक्स में y क्रेडिट है 30,000 से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद y डेबिट है 10,000 से। ठीक है, फिर उसके बाद y डेबिट है 42,000 से, फिर y डेबिट है 42,000 से। ठीक है, फिर देखो y क्रेडिट है 8,000 से, y क्रेडिट 8,000 और 42,000, y क्रेडिट है 8,000 और 42,000। ये शायद लास्ट एंट्री था, देख लेते हैं। हाँ, इसके बाद हमें यहाँ पर एंट्री करना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 52,000 और ये हो जाएगा 72 और 80,000। तो क्रेडिट और डेबिट ये नेट करके कितना आएगा, 80 माइनस 52 करके देख लो कितना आता है, 28। तो 28,000 क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा बिकॉज क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है, तो अगर तुम लोग लेजर बनाओगे तो भी तुम लोग को सेम अमाउंट ही मिलने वाला है। ठीक है, 28,000 क्रेडिट हो गया, तो इसका मतलब एक्चुअली टोटल 28,000 देना था, तो इसका मतलब ये क्लोज हो जाएगा 28,000 से, बट दे तो नहीं पा रहे, तो क्रेडिट था, क्रेडिट है 28,000 से, तो वो पूरा बंद हो जाएगा, तो डेबिट हो जाएगा, पूरा दे देते तो 28,000 से बैंक कर देते, 50% दे पाएगा, तो फिर 50% कितना होता है 28,000 का, 14,000, और 14,000 का डेफिशिएंसी, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, 14,000 मिला, 14,000 का लॉस और 28,000 ऐसे। तो क्या इधर भी अगर हम लोग डेबिट क्रेडिट करके एक्स का कैलकुलेशन करेंगे वाई के बुक्स में, हमें 28,000 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, करके देख सकते हो। ये देखो एक्स ऐसे कैलकुलेटर पे आराम से किया जा सकता है। पहले मैंने लिख दिया 30,000 डेबिट। ठीक है, 30,000 डेबिट हो गया। अब देखो यहाँ पर क्रेडिट 10,000, तो हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्रेडिट है बोल के कर रहे हैं, हम एक जैसा सोच के कर रहे हैं, जैसे कि देखो डेबिट है तो क्रेडिट है, तो नेट करके मेरा 30,000 डेबिट और 10,000 क्रेडिट करके 20,000 डेबिट ही आएगा ना, तो हम वही कर रहे हैं, 20,000 डेबिट। फिर देखो यहाँ पर 20,000, ये देखो 42,000 क्या हो गया क्रेडिट, तो फिर माइनस 42,000, तो ये जो अमाउंट निकल के आएगा, अब ये क्रेडिट आ गया, क्यों, क्योंकि मेरा वो अमाउंट डेबिट था, ये तो ज्यादा है ना, तो 22,000 क्रेडिट हो गया, ये याद रखो, 22,000 क्रेडिट, 22,000 क्रेडिट और 8,000 डेबिट, तो नेट करके 14,000 क्रेडिट आ गया। अब 14,000 और यहाँ पर हो गया 42,000। ठीक है, तो ये क्रेडिट और वो डेबिट, तो माइनस 42,000 कर देते हैं, तो 28,000 देखो डेबिट आ गया, तभी तो कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दिया 28,000, तो इस तरीके से हो गया।
तो आसान है, बस डिस्काउंट वाला पॉइंट ध्यान में रखना है। लास्ट में फाइनल अमाउंट कितना हो रहा है वो चेक करना है, उसके ऊपर हमारा जो है मतलब डेफिशिएंसी का कैलकुलेशन, बैड डेट का कैलकुलेशन, ये सब जितना है उतना निकल के आए। ठीक है, तो ये 10th वाला हो गया हम लोग का, और इसके आगे का हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, बाकी सारा हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स वाले पार्ट में। जैसे कि ये वाला पूछते हैं, देखो तुम लोग क्या आंसर देते हो। बिल्स पेबल अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, बोलो ट्रू है कि फॉल्स है। बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट में दिखता है क्या? बैलेंस शीट में कोई नॉमिनल अकाउंट दिखता है? बैलेंस शीट फॉल्स नहीं होता है। मैम। ये वाला हम लोग का लाइबिलिटी है, बीपी हम लोग का लाइबिलिटी होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं है। प्रॉमिस टू पे इज इंक्लूडेड इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कहीं भी ये लैंग्वेज यूज होता है, आई प्रॉमिस टू पे? नहीं, ये प्रॉमिसरी नोट में होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिखा हुआ रहता है कि देखो मैंने एक सैंपल दिया था ना, तो वहां पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ रहता है। एक वर्ड यूज होता है, ये देखो हम दिखा देते हैं क्या लिखा हुआ है। 3 months आफ्टर डेट पे टू मी, इस तरीके से कहीं पर भी प्रॉमिस वाला लैंग्वेज यूज नहीं होता है, वो प्रॉमिसरी नोट पे होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। फिर बोल रहा है डेज ऑफ रिबेट आर एडेड टू द ड्यू डेट टू अराइव एट द मैच्योरिटी डेट। क्या डेज ऑफ रिबेट ऐड होता है मैच्योरिटी डेट तक पहुंचने के लिए? ट्रू। नहीं, फॉल्स होगा। डेज ऑफ रिबेट नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं? उसका नाम है रिबेट। तो अलग चीज है रिबेट, ठीक है, वो भी तुम लोग को लगेगा कि छूट की तरह ही है, बट वैसा नहीं, उसका इंग्लिश अलग है। उसको रिबेट नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डेज ऑफ ग्रेस। डेज ऑफ ग्रेस। हाँ, तो ये लैंग्वेज गलत है, इसीलिए ये फॉल्स हो गया। डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए बिल इज ए गेन फॉर द ड्रॉई। मतलब अगर कोई टाइम से पहले बिल का पेमेंट कर देता है, तो जो ड्रॉई है, ड्रॉई मतलब जो पे कर रहा है, क्या उसके लिए रिबेट जो है, रिटायरमेंट जो हो रहा है उस पे जो रिबेट जनरेट हो रहा है, क्या वो उसके लिए गेन होगा? गेन नहीं होगा। अगर किसी ने समय से पहले अपना पेमेंट कर दिया, और जो पेमेंट कर रहा है वो कौन है? वो तो ड्रॉई है ना। ड्रॉयर मतलब जो बिल ड्रॉ करता है, उसके पास बीआर होता है, ड्रॉई के पास बीपी होता है, तो वो समय से पहले पेमेंट करने गया, तो फिर सामने वाला उसे क्या देगा? रिबेट देगा। तो वो रिबेट क्या है इसके लिए? बोल रहा है इज अ गेन। ये बोल रहा है डिस्काउंट या रिबेट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए बिल इज गेन फॉर ड्रॉई। मेरा ट्रू होवे। ये ट्रू होगा। ठीक है, अगर ये लिखा हुआ रहता ड्रॉई के जगह ड्रॉयर, देन ये वाला फॉल्स हो जाता, क्योंकि ड्रॉयर के लिए तो एक्सपेंस है। फिर बोल रहा है फॉरेन बिल इज ड्रॉन इन द कंट्री एंड पेबल आउटसाइड द कंट्री। बोल रहा है फॉरेन बिल एक ऐसा बिल है जो कि ड्रॉ होता है कंट्री में और पेबल होता है आउटसाइड द कंट्री। हाँ, ऐसे बिल को हम लोग फॉरेन बिल बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने लिखवाया था कि 3 पार्टी होता है, 3 पेयर, पेई और ड्रॉयर। तो उसमें से कोई भी अगर एक भी पार्टी, ये देखो मैंने लिखवाया था, अगर एक भी पार्टी आउटसाइड इंडिया का होगा, ड्रॉयर, ड्रॉयर, पे, एक भी पार्टी अगर इंडिया के बाहर का होगा, तो फिर मेरा फॉरेन बिल हो जाएगा। तो ड्रॉन इन द कंट्री मतलब ड्रॉयर जो है वो देश में रहता है, मतलब इंडिया में रहता है। पेबल जो होगा वो बाहर होगा, मतलब जो ड्रॉई है वो आउटसाइड इंडिया है। तो कोई भी एक पार्टी भी अगर बाहर का हुआ तो वो फॉरेन बिल कहलाता है। तो यहां से पढ़ के तो लग रहा है कि एक पार्टी है, होगा। ट्रू होगा। फिर 6 नंबर में बोला है प्रोमिसरी नोट इज डिफरेंट फ्रॉम बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो मैंने प्रोमिसरी नोट नहीं बताया, एक्चुअली तुम लोग लॉ में पढ़ोगे। ठीक है, मेरे यहाँ पर क्योंकि अकाउंट में बिल्स ऑफ एक्सचेंज ज्यादा है, तो इसीलिए मैंने उस पर उतना ये नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ के बता भी सकते हो। बोल रहे प्रोमिसरी नोट इज डिफरेंट फ्रॉम द बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द अमाउंट इज पेड बाय द मेकर इन केस ऑफ फॉर्मर एंड द एक्सेप्टर इन केस ऑफ लेटर। मतलब हम बता देते हैं। बोल रहा है कि प्रॉमिसरी नोट भी ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऐसा ही है। बोल रहा है ये अलग होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज से, क्योंकि द अमाउंट इज पेड बाय द मेकर। मेकर मतलब जैसे यहाँ पर ड्रॉयर ड्रॉई होता है, प्रॉमिसरी नोट में जो है मेकर होता है। ठीक है, मेकर मतलब जो नोट बना रहा है, बना के कौन देता है? बना के देता है एक्चुअली जो खरीदा है, जो परचेजर है, वो बोलता है आई प्रॉमिस टू पे। तो प्रॉमिस टू पे कौन बोलेगा? जो खरीदेगा सामान, तो वो बोलता है प्रॉमिस टू पे। तो हाँ बोलो, आंसर क्या होगा? প্রমিসার আর না না বলছি এটা প্রমিসার আর প্রমিসি ওরা है এটাই है একই।
है प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। प्रॉमिसर मतलब जो प्रॉमिस करेगा, और प्रॉमिसी मतलब जिसको प्रॉमिस किया जाएगा। तो प्रॉमिस किसको किया जाएगा? जो अपना गुड्स बेचता है उसको प्रॉमिस करता है। कौन खरीदता है? खरीदने वाला। जैसे मान लो मैंने तुम लोगों से कुछ खरीदा, तुम लोग कुछ बेचते हो। जैसे मान लो तुम लोग का लैपटॉप का दुकान है, तो मैंने बोला मुझे एक लैपटॉप चाहिए, तो मैंने लिया, मैंने बोला बाद में पैसा देंगे, तो मैंने बोला कि ठीक है आई प्रॉमिस टू पे, तो हम बन गए प्रॉमिसर, तुम लोग बन जाओगे प्रॉमिसी। तो नोट बना के हम देंगे, हम मेकर भी होंगे, ठीक है। तो बोल रहा है कि द अमाउंट इज पेड बाय द मेकर। इन अमाउंट पे कौन करेगा? नो, कॉमन सेंस लगा के बोल सकते, जिसने खरीदा मतलब मैंने, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया। इन केस मैम ऑफ ट्रू फॉर्मर, हाँ ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा? 6 वाला ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो वही बोला है, देखो प्रॉमिसरी नोट इज डिफरेंट फ्रॉम बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अलग है क्योंकि द अमाउंट इज पेड बाय द मेकर इन केस ऑफ फॉर्मर। फॉर्मर मतलब ये वाला फॉर्मर, पहला वाला। और एक्सेप्टर इन केस ऑफ लेटर। लेटर मतलब जो जिसके बारे में बाद में बोला गया है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में जो एक्सेप्टर है वो पे करता है, और प्रॉमिसरी नोट के केस में जो मेकर है मतलब जो नोट बनाता है वो पे करता है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि जो बनाता है वही प्रॉमिसर होता है, वही मेकर होता है, वही डेटर होता है, ठीक है। इस केस में जो डेटर प्रॉमिसरी नोट के केस में जिसने खरीदा वही प्रॉमिस करेगा, वही नोट बनाएगा, या वही मेकर होता है, तो वो पैसा पे करता है। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में पैसा कौन पे करता है? जो एक्सेप्टर होता है, जो बिल एक्सेप्ट करता है उसको पैसा पे करना होता है। तो फिर ये वाला मेरा ट्रू है। फिर 7th नंबर में बोला है ए हैज ड्रॉ ए बिल ऑन बी, बी एक्सेप्ट द सेम एंड एंडोर्स द बिल टू सी। इसमें मुझे बताना क्या है? अच्छा, हाँ देखो बोल रहा है ए हैज ड्रॉ ए बिल ऑन बी, ए ने बिल ड्रॉ किया, तो ए के पास क्या है? बी आर। बी के पास क्या है? बीपी। बी एक्सेप्ट द सेम, बी ने वो एक्सेप्ट कर लिया और वो एंडोर्स कर दिया सी को। बोलो गलत है कि सही है? गलत है। गलत है। क्यों गलत है? बोलो सही हुआ आंसर। क्योंकि एंडोर्स कौन कर सकता है? जिसके पास बीआर होता है। जिसके पास बीपी है वो कैसे एंडोर्स करेगा? एंडोर्स हम लोग तब करते हैं ना अपने लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। तो यहाँ एंडोर्स ए कर सकता है, ठीक है, बी कभी नहीं कर सकता, इसीलिए ये गलत है। फिर बोला है ए बिल गिवन टू क्रेडिटर इज कॉल्ड बिल्स पेबल। अगर हम लोग एक बिल उठा के अपने क्रेडिटर को दे देते हैं तो उसे हम लोग ए बिल गिवन टू ए क्रेडिटर। अच्छा, अगर हम लोग अपने क्रेडिटर मतलब क्या? जिससे परचेज किए हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि ए बिल गिवन टू ए क्रेडिटर इज कॉल्ड बिल्स पेबल। तो ये तो सही बोला है, ठीक है। देखो क्योंकि अगर हम लोग एक बिल को क्रेडिटर को देते हैं, ये बिल्स पेबल इसीलिए कहलाता है क्योंकि डेटर जो है वो कमिट करता है कि हम लोग पे कर देंगे किसको? क्रेडिटर को, ठीक है। तो बिल किसके पास रहता है? जो सेल करता है उसके पास रहता है ना, मतलब सेलर। तो सेलर का मतलब क्या हो गया? जो हमारे हम लोगों ने कुछ खरीदा, ठीक है, उधार में, तो वो हमारे लिए क्या बन गए? क्रेडिटर। और वो अपने आप में हमारे लिए क्या बन गए? सेलर, ठीक है। मतलब उनके तरफ से देखे तो वो हमारे लिए सेलर है, हमारे लिए, और हमारे तरफ से देखे तो वो क्रेडिटर हो गए, ठीक है। तो सप्लायर या क्रेडिटर। तो यहाँ पर देखो अगर कोई बिल हम लोग क्रेडिटर को दे रहे हैं उसे बिल्स पेबल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि डेटर मतलब जिसने खरीदा है वो कमिट करता है कि वो पे कर देगा उस बिल को क्रेडिटर को। तो फिर क्रेडिटर को जो बिल दिया जाता है तो वो बीपी होता है ना, क्योंकि बीपी तो एक्सेप्ट करके रिटर्न कर देते हैं किसको? सेलर को। तो क्रेडिटर का मतलब तो वही हुआ ना जिसने बेचा है सब। तो ये ट्रू हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर बोला है कि ऑन 11/22 ए ड्रॉज ए बिल ऑन बी फॉर 1,20,000 फॉर 3 months। मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल क्या होगा? बोलो मैच्योरिटी डेट क्या होगा? मैच्योरिटी डेट होता है ड्यू डेट प्लस 3 days ग्रेस। बोलो कितना होगा? 1 का आंसर बोलो। मैम ये तो 4/4/2022। हाँ 4/4/2022। 3 months मतलब जैन टू फेब 1 month, फेब टू मार्च 2 months, मार्च टू अप्रैल 3 months। तो 1 अप्रैल जो है 3 months हो जाएगा प्लस 3 दिन ग्रेस यानी 4 अप्रैल। सही है, ये सी आंसर हो जाएगा। फिर बोला है ऑन 16/6/2022 पी ड्रॉज ए बिल ऑन क्यू फॉर 1,25,000 फॉर 30 days। तो पी ने बिल ड्रॉ किया है 1,25,000 का 30 दिन के लिए इतने तारीख को। 19th जुलाई इज अ पब्लिक हॉलीडे। मैच्योरिटी डेट क्या होगा? तो बोलो मैच्योरिटी डेट क्या होगा? मैच्योरिटी डेट होगा ड्यू डेट प्लस 3 दिन ग्रेस। हाँ बोलो कितना होगा? मैम 18/6 सॉरी 18/7/2022।
18 जुलाई होगा। हाँ ये सही है, क्योंकि देख लो यहाँ पर अगर पहला बात है, अगर कैलकुलेट नहीं भी करोगे तो ये बता सकते हो, क्योंकि देखो हमें जब स्पेसिफिकली बोल रहा है ना कि 19 जुलाई पब्लिक हॉलीडे, तो अगर नॉन हॉलीडे होता है तो उसके बिफोर वाला डेट होता है, सडन हॉलीडे होता है तो उसके बाद वाला डेट होता है। तो 19 के पहले 18, लेकिन ये 19 आया कैसे वो भी देख लो। 16 जुलाई से हमें 30 दिन का जाना है, तो सॉरी जून से, तो जून 30 डेज का होता है, 30 से 16 लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 डेज, ऐसे मैंने सिखाया था। तो 30 दिन का है, तो 14 में और कितना ऐड करने से 30 डेज हो जाएगा, 26 डेज आई थिंक, नहीं 16 डेज, 16 डेज ऐड करने से 30 हो जाएगा। तो ये कौन सा है, ये जून का महीना है, ये कौन सा है, जुलाई का महीना है। मतलब मेरा ड्यू डेट हो जाएगा 16th ऑफ जुलाई, और उसमें 3 दिन ग्रेस ऐड करेंगे तो 19th ऑफ जुलाई होगा, क्योंकि 19th ऑफ जुलाई मेरा पब्लिक हॉलीडे है। तो उसके पहले वाला डेट यानी 18th ऑफ जुलाई जो है मेरा मैच्योरिटी डेट निकल के आएगा। तो 2 ম্যাম का আরো आंसर সহজে बी। করা যাবে, আরো সহজে করা যাবে, মানে এত হিসেব করারও দরকার নেই। কারণ এটা যেটা রয়েছে 16 তারিখ, 16/6, তার থেকে 1 মাস বলেছে, মানে 16 তারিখই হবে। 16 না ওরকম হয় না, ওটা তোমার 30 দিন হচ্ছে বলে তোমার আনসার ম্যাচ হয়ে যাচ্ছে। আমি এখানে শিখেছিলাম যদি ডেট 30 দিন মানে ওটা যদি 30 দিন হচ্ছে বলে তাই তুমি ভাবছো যে ওটা 1 মাস 16 থেকে 16 মিলে যাচ্ছে, কিন্তু ওটা 31 হলে কিন্তু দিনের ক্যালকুলেশনটা ওরকম হবে না, ডেজ হলে তোমাকে ডেজ এক একটা দিন দেখতে হবে, যেরকম তুমি যেটা ভাবছো না এটা ওরকম হয় না। এটা অন্য কেসে হতে পারে বাট বিলস অফ এক্সচেঞ্জে হয় না। এটা 16 জুন বলে তুমি 16 জুন থেকে 16 জুন চলে যাচ্ছ, তাই হচ্ছে 16 জুলাই, কারণ ওটা 30 দিন মেকআপ হচ্ছে। যদি এটা 31 মাস হতো না তাহলে ওখানে একদিন এক্সট্রা চলে যেত, তখন তোমার ওটা কিন্তু 16 জুলাইতে যাবে না। এটা যদি 31 মাস হতো তাহলে তোমার এটা তখন 15 এটা দিন 15 এখানে হতো। হতো। হ্যাঁ হবে না, ওরা তো দিনের ক্যালকুলেশন আলাদা হয়, দেখো আমি শিখিয়ে রেখেছিলাম দিনের ক্যালকুলেশন সবসময় ডে টু ডেই করতে হয়। হ্যাঁ ম্যাম এটার ওটা শিখেছি। এটা শর্টকাট একমাত্র এটাই হতে পারে, যদি আমরা এটা মনে করি কি 19 জুলাই যেহেতু আমার পাবলিক হলিডে কোয়েশ্চেনে বলে দিয়েছে, তাহলে সম্ভাবনা এটাই আছে কি 18 জুলাই आंसर হবে, কিন্তু তবুও চেক করে নেওয়া উচিত। अच्छा अब थर्ड नंबर में देखो क्या बोला है, PQ draws a bill on XY for 1,30,000 on 1/1/2022. XY accept the same on 4/1/2022 for period of 3 months after date. What will be the maturity date? हमें maturity date निकालना है। बिल है आफ्टर डेट वाला, तो मैंने लिखवा दिया था आफ्टर डेट आफ्टर साइट क्या होता है। तो आफ्टर डेट बिल में क्या होता है, जब जिस दिन बिल ड्रॉ हो उस दिन से टर्म काउंट करना पड़ता है। तो फिर यहाँ पर ड्यू डेट पहले काउंट करो, फिर 3 दिन ग्रेस लगाओ। तो ड्यू डेट कैसे काउंट करेंगे, जिस दिन बिल ड्रॉ हो उस दिन से लेके जो समय बोला है, तो ये ম্যাম तारीख से 4 लेके 4 है 4 बोलो 22। 4/4/22 हो गए। हाँ হ্যাঁ ठीक है। तो देखो जैन से फेब, फेब से मार्च, मार्च से अप्रैल, तो ये 1 अप्रैल हो जाएगा और इसमें 3 दिन ग्रेस लगाएंगे तो 4 अप्रैल 2022 हो जाएगा। फिर बोला है ए ड्रॉज ए बिल ऑन बी, ए एंडोर्स द बिल टू सी, द पेई ऑफ द बिल विल बी। तो ए ने बिल ड्रॉ किया था बी पे, फिर ए ने वो बिल उठा के सी को दे दिया। अब उस बिल का पेई कौन है, पेई का मतलब हो गया कि जिसको पैसा मिलने वाला है उसे पेई बोलते हैं। ठीक है, मैंने लिखवा दिया था, तुम लोग अगर देखोगे तो मिल जाएगा। पेई का मतलब होता है कि जिसको पैसा मिलने वाला था उसको बोलते हैं पेई, या फिर जिसके पास हु रिसीव, जिसको पैसा मिलने वाला था, या फिर ऐसा हो सकता है जो बियरर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ऑन दैट मोमेंट उसी को पैसा मिलेगा, तो वही पेई होगा। तो बोलो यहाँ पर पेई कौन होगा। ম্যাম সি। पेई कौन होगा, सी होगा। हाँ सी होगा। देखो ए के पास क्या था, ए के पास बी आर था, ए ने अपना बी आर किसके ऊपर ड्रॉ किया था, ए ने बी के ऊपर बी आर ड्रॉ किया था, तो इन दोनों में ट्रांजैक्शन हुआ, ए ने बी पे बिल्स ड्रॉ किया, तो ए के पास बी आर है, बी के पास बी पी है। ए ने अपना बिल उठा के दे दिया है सी को, तो इसका मतलब सी को एंडोर्स कर दिया। अब ये पैसा बी को इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा पैसा सी को दे दो, तो पैसा मिलने वाला पार्टी का नाम पूछा था तो सी। तो देखो हम लोगों ने इतना सारा क्वेश्चन किया, ये सब तो बताना ही चाहिए, इसीलिए समझना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को समझ के ही करना पड़ेगा। फिर সি बोल বলা रहा হয়। है, হ্যাঁ তুমি বলেছো আমি সবাইকেই বলছি। A bill of 1,20,000 was discounted by Cyrus with the banker for 1,18,800। बिल जो है 1,20,000 का वो डिस्काउंट किया गया है
में 1,18,800 से एट मैच्योरिटी द बिल रिटर्न डिसऑनर, बिल हो गया है डिसऑनर मैच्योरिटी डेट पे, नोटिंग चार्जेस लगा है 200 रुपए, हाउ मच अमाउंट विल द बैंक डिडक्ट फ्रॉम सरस बैंक बैलेंस एट द टाइम ऑफ सच डिसऑनर। तो देखो बिल सरस जो है, ठीक है, सरस ने बिल कहां पर ले जाके डिस्काउंट करवाया, बैंक में। तो अपना बिल उठा के जो कि 1,20,000 का था उठा के बैंक को दे दिया, बैंक ने बदले में उनको दे दिया 1,18,800, ठीक है। लेकिन बिल हो गया डिसऑनर, तो बैंक क्या करेगा, बैंक जाएगा नोटरी पब्लिक के पास और 200 रुपए का नोटिंग करवाए। तो बैंक सरस को कॉल करके बोलेगा कि बिल डिसऑनर हो गया, मैंने 200 का नोटिंग करवाया, तो मुझे कितना पैसा दे दो, कितना पैसा दे दो, वही तो पूछा है कि सरस के बैंक बैलेंस से जो है बैंक कितना पैसा काटेगा। तो सरस से मैम बैंक कितना मांगे, 1,20,200। हाँ 1,20,200 मांगेगा। वो देखो 1,20,000 तो मांगेगा ही मांगेगा, जो उसे मिलना चाहिए था, प्लस हाँ क्योंकि नोटिंग करवाना पड़ा तो वो 200 रुपए भी मांगेगा। सही है, 1,20,200 रुपए मांगेगा। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं। बोला है एक draw a bill on Y for 3 lakh on 1/1/2022 for 3 months after sight, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इतना, मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल, मैच्योरिटी डेट निकालना है, तो ड्यू डेट प्लस 3 दिन ग्रेस। अब ये कैसा बिल है, ये है आफ्टर साइट बिल। तो आफ्टर साइट बिल में क्या करना पड़ता है, मैंने लिखवाया था, आफ्टर साइट बिल में हमें जब एक्सेप्ट हुआ है बिल उस दिन से लेके टर्म कैलकुलेट करना होता मैम है। तो এখানে बिल, 6 তারিখ থেকে ধরতে হবে, हाँ तो यहाँ पर इस डेट से 9 पकड़ो, তারিখ इस পর্যন্ত। इससे 3 मंथ्स, तो 6 হ্যাঁ डे 6 to 9 6 हम, हाँ बोलो 9 कितना, 4 9 4 मतलब बी, हाँ बी। हाँ तो देख लो 6 जैन से मतलब 6 जैन से 6 फेब, 6 फेब से 6 मार्च, 6 मार्च से 6 अप्रैल, ठीक है, 3 महीना हो गया। अब इसमें 3 दिन ऐड कर दो तो 9 अप्रैल, ठीक है, तो वही वाला आंसर आया। एक सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर 5 लाख, वाई पेड कैश 4,30,000, तो एक्स ने वाई को गुड्स बेचा 5 लाख का, जिसमें वाई ने 4,30,000 कैश दे दिया। तो फिर और कितना पैसा देना बाकी है बताओ, अगर 70,000। 70,000, ठीक है, 70,000 अभी भी देना बाकी है, वाई को एक्स को और भी 70,000 देना पड़ेगा। एक्स विल ग्रांट 2% डिस्काउंट ऑन द बैलेंस, अब इस बैलेंस में एक्स ने 2% डिस्काउंट कर दिया, तो कितना पैसा अब देना पड़ेगा। আচ্ছা ম্যাম 70,000-এর 2% হবে তো? তাই তো। 1,400 টাকা মাইনাস হবে 70,000 থেকে, মানে হচ্ছে 69,600। 68,600। 68,600, अच्छा হ্যাঁ সরি 68,600। तो 68,600 और भी देना पड़ेगा वाई को एक्स को, एंड वाई रिक्वेस्ट एक्स टू ड्रॉ ए बिल फॉर द बैलेंस, और वाई ने बोला अब पैसा नहीं दे सकते मेरे ऊपर, इस बैलेंस अमाउंट का बिल ड्रॉ कर दो। तो बिल का अमाउंट कितना होगा बोलो, निकाल लियो बिल का अमाउंट कितना होगा, कौन सा आंसर होगा फिर, 68,600 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब 8th नंबर पे जाते हैं। On 1/1/2022, X draw a bill on Y for 5 lakh for 3 months. X got the bill discounted on 4th of Jan at 12% rate. The amount of discount, discount पूछा है तो discount कैसे निकालेंगे, बिल का अमाउंट इंटू डिस्काउंट का रेट, कुछ नहीं बोला है तो पर एनम, तो ये ईयरली डिस्काउंट है, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो मंथली पता चल जाएगा। अब डिस्काउंट कब करवाए, देखो बिल ड्रॉ हुआ था 1 तारीख को, उसने डिस्काउंट करवाया 4 तारीख को, बिल 3 मंथ्स का था, तो अगर डिस्काउंट करवाया जाता है तो बैंक कितने दिन का डिस्काउंट काटेगा, बैंक बोलेगा जो अनएक्सपायर्ड पीरियड है। तो अनएक्सपायर्ड पीरियड कितना है, देखो नॉर्मली इस बिल को इसको कितने दिन रखना था, 1 जन से 1 फेब, 1 फेब से 1 मार्च और 1 मार्च से 1 अप्रैल तक रखना था, ठीक है। अब इसने 4 जनवरी को ही जाके इसको डिस्काउंट करवा लिया, मतलब वो अगर देखा जाए तो इसमें अगर हम लोग 3 दिन ऐड करते हैं तो 4 अप्रैल तक मैच्योरिटी डेट होगा। अब यहाँ 4 लिया है ना तो हमें 4 से 4 ही काउंट करना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला डिस्काउंट में वो डेज वेज नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब इसको 4 अप्रैल तक वेट करना था, इसने 4 जैन को ही ये बैंक के पास चला गया, तो कितने दिन पहले, तो 3 मंथ्स पहले ही चला गया है ना, तो कितना होगा, कितना बोल रहे हो बोलो, 15,000, 15,000 हो जाएगा, ठीक है।
सही बात है। फिर 9th नंबर में देखते हैं क्या बोला है। 9th नंबर में बोला है मिस्टर जॉय ड्रॉज ए बिल ऑन मिस्टर जॉन for 3 lakh on 1/1/2022 for 3 months. अच्छा, फिर बोल रहा है on 4th Feb John got the bill discounted at 12% amount of discount. फिर से discount amount पूछा है तो 3 lakh 12%, ये कुछ नहीं बोला है तो ईयरली डिवाइडेड बाय 12 कितने दिन पहले वो चले गए। देखो 3 महीने का बिल था तो जैन टू फेब, फेब टू मार्च, मार्च टू अप्रैल, 4th अप्रैल को जाना चाहिए था, 4th अप्रैल तक वेट करना चाहिए था अगर पैसा रिसीव करना है तो, बट ये 4th फेब में चले गए, इनको जरूरत पड़ा होगा तो 4th अप्रैल तक वेट करना चाहिए था, ये 4th फेब में चले गए, मतलब अनएक्सपायर्ड पीरियड ये इतना बाकी तो इन्होंने एक्सपायर कर दिया ना टाइम। ये देखो 1st जैन से 4th फेब तक तो वेट किया तो इस पीरियड को बोलते हैं एक्सपायर्ड, चला गया। अभी भी जो जाने को बाकी था वो होता है अनएक्सपायर्ड, तो अनएक्सपायर्ड कितना हो गया 4th फेब से 4th अप्रैल। हाँ बोलो कितना महीना। मैम 6000। 2 मंथ्स होगा, 2 मंथ्स होने से जितना आंसर होगा उतना 6000। 2 मंथ्स होने से 6000, 6000। XZ draw a bill on YZ for 2 lakh for 3 months as on 1/1/2022. The bill is discounted with banker at a charge of 1000. तो बिल डिस्काउंट हुआ है कितने रुपए से वो भी बता दिया। 2 लाख का बिल 1000 पे डिस्काउंट हुआ है। एट मैच्योरिटी द बिल रिटर्न डिसऑनर, बिल डिसऑनर हो गया मैच्योरिटी डेट पे। इन द बुक्स ऑफ XZ फॉर डिसऑनर द बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय, मतलब देखो जब XZ ने बिल ड्रॉ किया 2 लाख का, फिर उसने डिस्काउंट करवाया तो बैंक ने 1000 रुपए काट के बाकी पैसा दे दिया। अब मैच्योरिटी डेट पे बिल डिसऑनर हो गया तो बिल डिसऑनर होने से XZ क्या एंट्री करेगा, XZ फिर से YZ को डेबिट करेगा कि हम उससे पैसा लेंगे और बैंक को पैसा देना पड़ेगा क्योंकि बैंक तो नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो बैंक क्रेडिट हो रहा है टू बैंक, 2 लाख कितने से होगा। हाँ, सॉरी 2,01,000 ऑप्शन 2 सी। लाख रुपए, 2,01,000 हाँ क्यों नहीं, 2,01,000 नहीं होगा, ये तो बैंक ने डिस्काउंट किया था। तो ये बैंक ने डिस्काउंट चार्ज काटा था जब YZ ने बैंक के पास, YZ गया था 2 लाख रुपए का बिल लेके तो उसने 2 लाख में से 1,000 काट के बाकी पैसा दिया था, तो ये क्यों जुड़ेगा। अगर नोटिंग चार्जेस हमें बताता तो हम लोग जरूर जोड़ सकते थे बैंक वाले को कितना पे करना है, बट यहाँ नोटिंग नहीं बताया तो बैंक हमसे कितना लेगा। 1000 ही नेबे। 1,000 নিয়ে ছেড়ে দেবে 2 লাখের বিলে, কেন এরকম কেন ব্যাংক করতে যাবে, ব্যাংক কেন এরকম কাজ করবে, बैंकेर तो लॉस। मैम 2 लाख का क्या होगा। 2 लाख होगा, ठीक है। बैंक क्या करेगा, बैंक बोलेगा मुझे मेरा 2 लाख दे दो, क्योंकि उसे तो 2 लाख मिलता ना मैच्योरिटी पे। हाँ, अगर कुछ नोटिंग होता तो हम लोग जोड़ सकते थे। अच्छा, फिर नेक्स्ट यहाँ पर 11th नंबर, 11th नंबर में बोला है कि ऑन 1/1/2022 एक्स ए ड्रॉज ए बिल ऑन YB फॉर 1 लाख। एक्स ए ने बिल ड्रॉ किया है YB पे 1 लाख का, ठीक है। तो इसके पास BR है 1 लाख का, इसके पास इसका मतलब BP है 1 लाख का। एट मैच्योरिटी YB रिक्वेस्ट एक्स ए टू रिन्यू द बिल फॉर 2 मंथ्स। अब इसने ये बिल को करवा लिया है रिन्यू, 12% पर एनम इंटरेस्ट मांग लिया है। कौन मांगता है बिल रिन्यू करवाते वक्त, जो ड्रॉयर होता है वो बोलेगा ठीक है हम रिन्यू तो कर देंगे बट मुझे ना इंटरेस्ट चाहिए। बोल रहा है इंटरेस्ट कितना है बता दो, तो इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे बताएंगे, बिल के अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो 1 लाख का बिल, 12% का इंटरेस्ट, और 2 मंथ्स के लिए रिन्यू हुआ तो जितने मंथ्स के लिए रिन्यू होता है उतना इंटरेस्ट लग जाता है। तो 12 कैंसिल आउट, 100 2 जीरो कैंसिल आउट तो 2000 रुपए होगा। तो 11th का आंसर, हाँ 2000 आएगा। 11th का आंसर ए हो जाएगा। 12 ये सब थियोरेटिकल है। बोल रहा है कि ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय क्रेडिटर डेटर डिवेंचर होल्डर। बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ड्रॉ होता है, ड्रॉ कौन कर सकता है, क्रेडिटर, ठीक है, जो क्रेडिटर। बेचता है सामान वो ड्रॉ करता है। एट द टाइम ऑफ ड्रॉइंग ए बिल द ड्रॉयर क्रेडिट्स। बोल रहा है जब बिल ड्रॉ होता है तो ड्रॉयर किसको क्रेडिट करता है, एंट्री सोचो बिल ड्रॉ का, इतना एंट्री करने के बाद इतना सोचना पड़ रहा है। डेटर्स। बियर टू डेटर्स होता है तो ये देखो चलो। ए प्रोमिसरी नोट इज मेड बाय, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, प्रोमिसरी नोट कौन बनाता है, सेलर, परचेजर या एंडोर्सर, एंडोर्सी। परचेजर। हाँ, परचेजर जो है नोट बनाता है, प्रोमिसरी वही लिखता है प्रॉमिस टू पे।
ए बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन्स, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? ए देखो प्रॉमिस तो होगा नहीं, इतना हम बता देते क्योंकि वो प्रॉमिसरी नोट में होता है। बोल रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंटेन एन अनकंडीशनल ऑर्डर, ए रिक्वेस्ट टू डिलीवर द गुड। बोलो कौन सा होगा ये दोनों में से, फिर बता देंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंटेन्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या लिखा हुआ रहता है कि मेरा गुड्स डिलीवर कर दो, ऐसा लिखा हुआ रहता है, या फिर ये लिखा हुआ रहता है कि हम ये कंफर्म कर रहे हैं कि हम ये पैसा इतने समय बाद दे देंगे। मैम अनकंडीशनल এত সময় পর দিতে হবে। अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे होगा, ठीक है। अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे होगा। अनकंडीशनल ऑर्डर का मतलब अगर लॉ की लैंग्वेज में बोले तो ये होता है कि उसमें कुछ कंडीशन नहीं होगा कि ये पैसा अगर ये प्रोडक्ट, मान लो मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा, फिर मैंने बोला कि हम कुछ दिन बाद पैसा देंगे। अब हम ये बोलेंगे आपका प्रोडक्ट ना अच्छा नहीं लगा तो हम पूरा पैसा नहीं देंगे, हम पैसा नहीं देंगे, ये सब नहीं बोल सकते हैं। या फिर कंडीशन कुछ लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है। अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, मतलब चीज लिया बदले में पैसा देना है, इसको बोलते हैं अनकंडीशनल ऑर्डर, ठीक है। तो वो होता है। और उसके बाद ए प्रोमिसरी नोट कंटेन, प्रोमिसरी नोट क्या कंटेन करता है? अनकंडीशनल ऑर्डर, ए प्रॉमिस, ए रिक्वेस्ट टू डिलीवर द गुड। हाँ बोलो क्या है? प्रॉमिस। प्रॉमिस, ठीक है, इसमें प्रॉमिस कंटेन हो गया। द रिबेट ऑन द बिल शोज दैट, रिबेट बिल में अगर रिबेट है तो ये क्या दिखा रहा है? इट हैज बीन एंडोर्स, इट हैज बीन पेड आफ्टर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, इट हैज बीन पेड बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी। अगर बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, Before the date of maturity। हाँ, रिबेट का मतलब होता है कि समय से पहले जब हम लोग मैच्योरिटी के पहले पेमेंट करते हैं तो रिबेट का बात हमें दिखता है अपने बिल्स में। लास्ट क्वेश्चन, नोटरी पब्लिक में चार्ज हिज फी फ्रॉम, नोटरी पब्लिक जब नोटिंग करके देता है वो पैसा वो किससे मांगता है? होल्डर ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉयर, या किसी से भी नहीं मांगता है? मैम होल्डर ऑफ द बिल एक्सचेंज, बिल ऑफ हाँ, एक्सचेंज। जो बिल को होल्ड कर रखता है ऑन दैट मोमेंट उसी से मांगेगा, ठीक है। जरूरी थोड़ी ना है कि ड्रॉयर ही जा रहा होगा नोटिंग करवाने के लिए। अगर बिल बीच में इंडोर्स हो गया है तो ड्रॉयर नहीं जाके, जो जिसके पास बिल है वो जा सकता है। डिस्काउंट हो गया तो बैंक जा सकता है। तो इसीलिए आंसर होना चाहिए होल्डर ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जो होल्डर है बिल्स का वो जाता है नोटिंग करवाने के लिए नोटरी पब्लिक के पास, और जो जाएगा उसी से वो लोग फीस कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर ये हम लोग का 18 तक कंप्लीट हो गया और बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर आज के लिए थैंक यू मैम। थैंक यू, बाय।